वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये सेंसर के अंदर हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, देखिए जो पोल्यूशन जो है ना, एयर है, वाटर है, सॉइल में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल अनडिजायरेबल चेंजेस को ही पॉपुलेशन कहते हैं। क्या होता है, जैसे कि एयर है, वाटर है और सॉइल में, और जो फिजिकल और जो केमिकल होते हैं। देखे एयर, वाटर और जो सॉइल में फिजिकल और जो केमिकल जो चेंजेस होते हैं, उसी को ही उसी अनडिजायरेबल मतलब फिजिकल केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, और जो अनडिजायरेबल जो चेंजेस होते हैं उसी को क्या कह देते हैं, हम पॉल्यूशन कह देते हैं। ऐसे कारक जो पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ऐसे कारक जो पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पॉल्यूशन मनुष्य के लिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट हानिकारक होता है। क्या है पॉल्यूशन जो है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। और जो पॉल्यूशन की अगर बात करें तो एक होता है जैव न्यूनीकरण प्रदूषक, एक होता है जैव निम्नीकरण, एक तो होता है गैर जैव न्यूनीकरण प्रदूषक, एक होता है जैव निम्नीकरण प्रदूषक। ये देखिए जो टाइप्स की है इसमें, जो गैर वगैरह है, ऐसे पोल्यूटेंट जिनका डिग्रेडेशन नहीं होता है। मतलब क्या है, ऐसा पोल्यूटेंट जिनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, जैसे एवन एवन के डिब्बे, प्लास्टिक, बीएससी, डीडीटी और एचजी, लोहा, आयरन के यौगिक, फिनॉल के यौगिक, ग्लास, बेंजीन्स, बेंजोपायरेंस। देखो गैर में क्या हो जाते हैं, गैर जैव निम्नीकरण, यानी कि जो बायोलॉजिकल नहीं है, ऐसे पोल्यूटेंट जिनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, जैसे कि एआई है, एआई के डिब्बे है, प्लास्टिक है, बीएससी है, डीडीटी है, एचजी है, आयरन है के यौगिक, फिनॉल जो है, फिनॉल है, ग्लास है, बेंजीन्स, बेंजोपायरेंस, इन सब के जो यौगिक है ना, वो आ जाते हैं। फिर देखे बायोलॉजिकल क्या, देखे ऐसे पोल्यूशन जिनका विघटन तो होता है, मतलब ऐसे पोल्यूटेंट जिनका विघटन हो जाता है, जैसे कि घरेलू कचरा है, कपड़ा है, कागज है, लकड़ी है, इनका डिकम्पोजर डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स द्वारा हो जाता है। जैसे कि घरेलू कचरा है, कपड़ा है, कागज है, लकड़ी है, इनका डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स द्वारा हो जाता है। जब ये अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं तो ये पोल्यूशन का कारण बनते हैं। जब ये अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं तो क्या होता है, जो पोल्यूशन का है वो कारण बनते हैं। फिर देखो पोल्यूटेंट्स की अगर बात करें, जो एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। वो कौन सा था, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल। देखो आप प्राथमिक की अगर बात करें और द्वितीयक है, प्राथमिक ऐसे पोल्यूटेंट जो अपनी मूल अवस्था से पोल्यूशन उत्पन्न करते हैं। ऐसे पोल्यूटेंट जो कि अपनी से मूल अवस्था से क्या करते हैं, पोल्यूशन उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कौन है, डीटीटी है और सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे पोल्यूटेंट जो अपनी मूल अवस्था से पोल्यूशन उत्पन्न करते हैं उनको कहते हैं प्राथमिक कर देते हैं, जैसे कि डीटीटी है और सीओ। फिर द्वितीय की अगर बात करें, प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। क्या है, जो प्राथमिक प्रदूषक है वो आपस में क्रिया करके क्या कराते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक जो है आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना लेंगे। ये प्राथमिक प्रदूषक की तुलना में अधिक प्रदूषक मतलब प्राथमिक से ज्यादा ये मतलब ज्यादा हानिकारक होते हैं। इनका निर्माण जो है जिस प्रोसेस से होता है उनको हम कहते हैं सिनगेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनर्गिज्म, साइनर्गिज्म वो कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फोटोकेमिकल स्मोक की अगर बात करें, किसके फोटोकेमिकल स्मोक की, जिसके अंदर स्मोक होता है, फॉग होता है। फोटोकेमिकल स्मोक में कौन होता है, स्मोक होता है, फॉग होता है। जैसे कि लंदन स्मोक में अगर बात करें तो उसमें कौन हो जाता है, पीएन आ जाता है। कौन हो जाता है, लंदन स्मोक में पीएन आ जाता है। और क्या है, जैसे कि O3 है, ओजोन है, और ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, और क्या है, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट है। फिर देखो टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स की अगर बात करें, दूसरा जाता है किसके बेसिस पे, मात्रात्मक और गुणात्मक। कौन सा, मात्रात्मक और गुणात्मक। यह सामान्यतः प्राण में रहते हैं। जो मात्रात्मक जो कहा रहते हैं सामान्यतः प्राणों में रहते हैं, इनकी कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है तो ये पोल्यूटेंट की तरह काम करेंगे। जब इनकी कंसंट्रेशन जब अधिक होने लग जाती है ना, तो ये किसकी तरह काम में करने लग जाते हैं, पोल्यूटेंट्स की तरह काम में करने लग जाते हैं। जैसे कि कौन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। जैसे कि ये हमारा एनवायरमेंट है, उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। जब ये अपनी अमाउंट से ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये किसी तरह प्रदूषक की तरह काम करने लग जाते हैं। फिर देखो गुणात्मक की अगर बात करें, यह सामान्यतः पर्यावरण में नहीं होते हैं। ये सामान्यतः पर्यावरण में नहीं होते, ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एनवायरमेंट में प्रवेश करते हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं उसके द्वारा कहा जाते हैं, ये एनवायरमेंट पे प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि डीटीटी है, कीटनाशी है, फंजीसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, फंजीसाइड्स है और हर्बिसाइड्स है। कौन सा हो गया, डीटीटी है, इंसेक्टिसाइड्स है, फंजीसाइड्स है और हर्बिसाइड्स है। फिर देखिए अब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की अगर बात करें तो एक होता है नेचुरल पोल्यूशन। कौन सा है, नेचुरल पोल्यूशन, प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला पोल्यूशन। नेचुरल क्या होता है, जो प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला पोल्यूशन, जैसे कि धान के खेत है जिसमें मीथेन होता है। जैसे नेचुरल में कौन सा है, प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला पोल्यूशन, जैसे कि धान के खेत में मीथेन है। वन में आग लग जाए, ठीक है, वन में आग लग जाए, दलदल में क्या जाए, मीथेन आए, धान के खेतों में क्या जाए, CO हो जाए, दलदल में क्या जाए, CO हो जाए, वन में क्या लग जाए, आग लग जाए। फिर देखो आर्थ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। कौन सा जाता है, आर्थ्रोपोजेनिक पोल्यूशन, मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा पोल्यूशन होता है। क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक में मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं उसके द्वारा पोल्यूशन होने लग जाता है। फिर देखो नेगेटिव पोल्यूशन की अगर बात करें, कैसी,
नेगेटिव पोल्यूशन की अगर बात करें, डिजायरेबल सब्सटेंस का किसी स्थान से ये हटना जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। क्या होता है नेगेटिव पोल्यूशन? जो डिजायरेबल सब्सटेंस होता है ना, उसका किसी स्थान से हटना जिसके कारण क्या होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होगी? सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव पोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि ओवर ग्रेजिंग से क्या है? ओवर ग्रेजिंग से सॉइल एरोजन है। क्या है? ओवर ग्रेजिंग होगी और सॉइल एरोजन हो गया। फिर देखा पॉजिटिव पोल्यूशन की अगर बात करें, किसकी पॉजिटिव पोल्यूशन की बात करें? अवांछनीय पदार्थ जैसे कि अनडिजायरेबल सब्सटेंस के समावेश हो जाने से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। क्या होता है? अनडिजायरेबल सब्सटेंस के मतलब जब आ जाता है ना सॉइल के अंदर, तब भी क्या हो जाती है? देखो डिजायरेबल जो होगा ना उसके तो निकलने से होगी, और जो अनडिजायरेबल होगा ना उसके सॉइल में आने से क्या हो जाती है? सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। पॉजिटिव के अंदर जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स का अगर हम अधिक उपयोग कर ले, लैंड फिलिंग होगी। क्या हो गई? जैसे कि हम बायो फर्टिलाइजर का अधिक अधिक प्रयोग कर ले और कोई हो जाएगी लैंड फिलिंग हो गई। देखो एयर पोल्यूशन की अगर बात करें, किसकी एयर पोल्यूशन की बात करें, तो वातावरण वायु में अवांछनीय पदार्थ या गैसों की उपस्थिति के कारण एयर पोल्यूशन होता है। जो एयर होती है उसमें अनडिजायरेबल या गैसों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। जैसे कि वायु के अंदर क्या है? अनडिजायरेबल गैसेस आ जाते हैं, जैसे कि उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन हो जाता है। जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री इज हो गई, और ओवर प्रोडक्शन, और पॉपुलेशन हो गया। जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, और ओवर पॉपुलेशन हो गया। तो देखिए एयर पोल्यूशन की अगर बात करें, किसकी एयर पोल्यूशन की अगर बात करें, तो उसमें गैसीय प्रदूषक आ जाता है। कौन आ जाता है? गैसीय प्रदूषक आ जाता है। और एक आ जाता है हमारा कविकीय प्रदूषक। एक तो किसका आता है? जी जीएफ, यानी कि जीएफ गैस से और फंजाई से होने लग जाए। ऐसे पदार्थ जो नॉर्मल टेम्परेचर में गैस अवस्था में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल जो कि नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा ना, जब किस फॉर्म में रहते हैं? गैस के फॉर्म में रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गैसीय प्रदूषक कहते हैं, है ना। जैसे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 2200 सेंटीग्रेड तक होता है। कितना होता है? 200 सेंटीग्रेड से एक कम होता है। इनका जो बीपी है कितना होता है? 200 सेंटीग्रेड से कम होता है। फिर देखिए फंजीसाइड्स की अगर बात करें, यह सॉलिड पार्टिकल्स या तरल बूंदों एयर सोल्स के रूप में होते हैं। जो फंजीसाइड की अगर बात करें, सॉलिड पार्टिकल्स या तरल बूंदों एयर सोल्स के रूप में हो जो हो जाती है कलिक, सूट, धुआं, धूल, एस्बेस्टस के फाइबरस, कीटनाशक, कुछ मेटल जैसे एचजी हो गया, पीबी हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। यह सॉलिड पार्टिकल्स या तरल बूंद एयर सोर्स के रूप में हो, जैसे कि कालिक हो गया, धुआं हो गया, धूल हो गया, एस्बेस्टस के फाइबरस हो गए, कीटनाशक हो गया, कुछ मेटल जैसे कि एचजी है, पीबी है, और आयरन है, कॉपर है, पोलन है, अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो कवि के कौन से रहते हैं? इनको सॉलिड पार्टिकल्स या एयर सोर्स तरल बूंदों के रूप में होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स या किसमें होते हैं? तरल बूंदों के रूप में होते हैं। सूट या धुआं, धूल, एस्बेस्टस के फाइबरस, कीटनाशक, कुछ मेटल जैसे कि एचजी है, पीबी है, आयरन है, कॉपर है, पोलन है, अदर बायोलॉजिकल फैक्टर है। ये मुख्य रूप से मनुष्य के रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करते हैं? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसको प्रभावित करते हैं। जिसके कारण क्या हो जाता है? जैसे कि अस्थमा हो जाता है, क्रोनिक ब्रोंकियासिस हो जाती है। क्या जाती है? क्रोनिक फंजाई की वजह से, जैसे कि क्या हो जाता है? अस्थमा हो जाता है। कभी कणकीय, सॉरी ये कणकीय था, ये कवक की नहीं है, कणकीय है, कणकीय। जैसे कि कौन सा हो गया? अस्थमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गई। कौन? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गई। फिर देखिए एयर पोल्यूटेंट्स की अगर बात करें, है ना, एयर पोल्यूटेंट, तो उसमें कौन पहला कौन आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह वाहनों से निकलता है। किससे निकलता है? वाहनों से निकलता है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर सीओ मुक्त होती है। जो जीवाश्म ईंधन जो होता है उसके जलने पर क्या होती है? सीओ मुक्त होती है। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गई, डीजल होगी। जीवाश्म ईंधन के जलने पर क्या होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होती है, जिससे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गई, डीजल होगी। सीओ की अधिकता के कारण ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। जब सीओ की जब अधिकता हो जाती है तो क्या होती है? जो ब्रीदिंग में है वो प्रॉब्लम आने लग जाती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की जब अधिकता हो जाती है ना तो क्या आती है? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। सीओएचजी सीओ होगा, लेड हो गया के साथ बाइंड होकर और O2 के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देता है। जो सीओ जो है और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो एचजी है वो किसको पकड़ लेता है? ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन को रोक देता है, जिसके कारण दम घुटता है। जिसके कारण से क्या होता है? दम घुटने लग जाता है। और क्या होती है? जिसकी वजह से जो व्यक्ति जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। जैसे कि सीओ जो है कार्बन को पकड़ करके, सीओ जो है वो किसको पकड़ लेगा? ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और क्या बना लेगा? CO2 बना लेगा, जिससे जो इंसान का एकदम घुटने लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर देखो दूसरा जाता है एयर के अंदर 3,4 बेंजोपाइरिन या बेंजीन। कौन सा जाता है? 3,4 बेंजोपाइरिन या बेंजीन। वाहनों में उपस्थित डीजल एवं पेट्रोल के जलने पर अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। जो वाहन में उपस्थित उपस्थित डीजल है और पेट्रोल है, इन्हीं के जलने पर क्या होता है? अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन के रूप में मीथेन पाया जाता है। देखो वाहन में उपस्थित वाहन जो है उपस्थित डीजल पेट्रोल के जलने से अज्वल
अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन निकलता है, कहता है अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन निकलता है। वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन के रूप में, जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन के रूप में कौन निकलता है? मीथेन पाया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो लंग्स होता है ना उसका कैंसर हो जाता है। जो CO2 मीथेन जो है CO2 और H2O के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका प्रभाव देखें तो SO2 हो गया, पोल्यूशन इंडिकेटर्स हो गए, क्या हो गया SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर्स। देखो SO2 अगर ज्यादा होता है तो जो लाइकेन और जो मोसेस है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जो क्या है लाइकेन है और जो मोसेस है उसकी ग्रोथ क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। देखो एसओटी के कारण अगर बात करें हम, एसओटी के कारण ताजमहल का रंग क्या पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है। क्लोरोफिल जो है वो नष्ट हो रहा है। क्या है? क्लोरोफिल जो है नष्ट हो रही है। अम्लीय वर्षा का कारण है। किसका कारण है ये? अम्लीय वर्षा का कारण है। स्मोक की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या जाता है? SO2 आ जाता है, SO3 आ जाता है, NO2 आ जाता है, NO आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है और CO2 आ जाता है। स्मोक की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन आ जाता है? SO2 है, SO3 है, NO2 है। स्मोक में कौन है? SO2, SO3, NO2, NO, CO, CO2, NO, देखो CO, CO2, SO2, SO3, NO, NO2, CO, CO3, CO2 सॉरी। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की अगर बात करें, किसके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें तो उसमें कौन आ जाता है? स्मोक आ जाता है। स्मोक में क्या होता है? स्मोक होता है और धुआं होता है। क्या होता है? स्मोक होता है जिसको हम क्या कहते हैं? धुआं कहते हैं। और फोग क्या फयोग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। स्मोक में क्या होता है? धुआं होता है जिसको हम स्मोक, इसमें ग है, इसमें क है, याद रखना ग है और क है। यह शब्द डेस वे वोइक्स ने दिया था। जो स्मोग है, ग वाला शब्द किसने दिया था? डेस वोइक्स ने दिया था। किसने दिया था? डेस वोइक्स ने दिया। स्मोग का मापन जो है रिंग मान विधि के द्वारा करते हैं। स्मोग का मापन किससे करते हैं? रिंगल रिंगलमान विधि से करते हैं। स्मोग का मापन किस किस मेथड के द्वारा किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, रिंगलमान विधि के द्वारा किया जाता है। अब स्मोग के टाइप देखें, किसके स्मोग के टाइप देखें तो वो कौन है? एक तो जाता है फोटोकेमिकल हो जाता है स्मोक, एक हो जाता है लंडन स्मोक जिसको हम सल्फर स्मोक भी बोलते हैं। कौन सा होता है? एक तो होता है फोटोकेमिकल स्मोक, एक हो जाता है लंडन स्मोक जिसको हम क्या कहते हैं? सल्फर स्मोक भी बोलते हैं। ठीक है। फिर देखिए सबसे पहले बात करें हम फोटोकेमिकल स्मोक की। किसकी फोटोकेमिकल स्मोक में? यह सर्वप्रथम लॉस एंजल्स में देखा गया था। किसमें देखा गया था? जो फोटोकेमिकल कहाँ पे? लॉस एंजल्स में देखा गया था। इसमें स्मोक, फोग, NOx हाइड्रोकार्बन टेम्परेचर मिलकर रेड ब्राउन कलर का स्मोक बनाते हैं। इसमें कौन है? जैसे कि स्मोक हो गया, फोग हो गया, NOx हो गया, हाइड्रोकार्बन जो है टेम्परेचर के साथ मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? रेड ब्राउन कलर का स्मोक बना देते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे कि स्मोक है, फोग है, NOx है और हाइड्रोकार्बन टेम्परेचर मिलकर हाइड्रोकार्बन हो गया और टेम्परेचर के साथ मिलकर के क्या बना देते हैं? रेड ब्राउन कलर का स्मोक बना देते हैं। इसे ब्राउन हेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन हेज भी इसको कहते हैं। तो देखो ब्राउन हेज की अगर बात करें, किसके ब्राउन हेज की? तो इसमें कौन आ जाता है? एक तो PAN आ जाता है, NOx आ जाता है। ये क्या करता है? O3 के साथ में मिलकर फोटोकेमिकल स्मोक बना जाता है। देखो ब्राउन हेज में कौन कहने? पान है और 9 रुपए है। कौन? पान 9 रुपए का, उसके साथ में कौन 3 रुपए और मिला देंगे, है ना? O3 और 3 रुपए यानी कि O3 नो मतलब नॉक्स, ये मिला देने से क्या हो जाता है? फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है। देखो दोबारा देखें, वो जो फोटोकेमिकल स्मोक स्मोक है ना, ये सर्वप्रथम लॉस एंजल्स में देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? लॉस एंजल्स में देखा गया था। इसमें क्या होता है? स्मोक क्या होता है? फोग होता है। फोग NOx हाइड्रोकार्बन टेम्परेचर के साथ मिलकर ब्राउन ब्राउन कलर का स्मोक बनाते हैं। इसे ब्राउन हेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन हेज भी कहते हैं। ब्राउन हेज में कौन हो जाता है? पावर हो जाता है 9 रुपया का, जिसमें और 3 रुपए और मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? हम वो फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है। इसके कारण क्या होता है? रबर करेक हो जाता है। जो रबर है वो क्या हो जाता है? करेक हो जाता है। रबर क्या होता है? करेक हो जाता है। लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स वो क्या होते हैं? डैमेज होते हैं। और आंखें में क्या आने लग जाता है? पानी आने लग जाता है। क्या आने लग जाता है? आंखों में पानी आने लग जाता है। O3 म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। जो O3 है वो किसको कर देता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देता है। फिर देखो पान की अगर बात करें, पान की अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोलाइसिस और वाटर की क्रिया रोक देता है। जो पान जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? जो फोटोलाइसिस की जो क्रिया होती है ना, वाटर की जो फोटोलाइसिस की क्रिया उसको क्या करेगा? रोक देगा। और पीएच सिस्टम 2 का इनहिबिशन करेगा। क्या करेगा? जो पीएच सिस्टम 2 है उसका क्या करेगा? इनहिबिशन करेगा। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस जो है कम हो जाएगा। क्लोरोफिल के संश्लेषण को भी कम करेगा। देखो कारण जो है रबर क्रैक हो जाता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं, आंखों में क्या आने लग जाता है? पानी आने लग जाता है। O2 जो है म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है। पान की अगर बात करें तो ये जो है फोटो केमिकल जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोलाइसिस और वाटर की क्रिया को रोक देता है। जो पान जो है वो फोटोलाइसिस नहीं होने देगा। पीएच सिस्टम को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, जिससे फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा और क्लोरोफिल का जो निर्माण है वो भी नहीं होगा। फिर देखो लंदन स्मोक की अगर बात करें, किसकी? लंदन स्मोक की बात करें, यह लंदन में देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? लंदन के अंदर देखा गया था। इसमें जो है कोयला है, SO2 है, SO3 है, फोग है, स्मोक है, फोग है, स्मोक है और लो टेम्परेचर पर आवश्यकता होती है। कोयला जो है SO2 है, SO3 है, फोग है, स्मोक है। लो टेम्परेचर पर क्या की आवश्यकता होती है? ये सब आपस में मिलकर H2SO4
H2SO4 वाष्प फॉग बनाते हैं। यह सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? H2SO4। क्या है? H2SO4। देखो ये सब मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं? H2SO4 की वाष्प फॉग बना लेते हैं। जो H2SO4 जो है उसकी क्या बना लेंगे? फॉग यानी कि वाष्प बना लेंगे। 1952 में, कब? 1952 में लंदन में H2SO4 रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा शरीर में प्रवेश कर गया था, जिसके कारण 4000 लोगों की डेथ हो गई। देखो जो 1952 में है ना, क्या हुआ? लंदन के अंदर ये घटना देखी गई। क्या जगह से देखा गया? जो H2SO4 जो था ना, वो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक था ना, है ना, उससे क्या करा? हमारे शरीर के अंदर चला गया था। तो क्या हुआ? जो 4000 लोग थे ना, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। फिर देखिए कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन की अगर बात करें, किसकी? कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन की अगर बात करें, तो कंट्रोल ऑफ जो एयर पोल्यूशन जो है, कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स, कौन सा पहले तो कौन सा आता है? कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर पर्टिकुलर पोल्यूटेंट। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि फर्स्ट आ जाता है एरेस्टर्स। कौन सा जाता है? एरेस्टर्स आ जाता है। जैसे कि साइक्लो साइक साइक्लोइन टेरेजेक्टरी सेपरेटर्स। एरेस एरेस्टोस कौन सा जाते हैं? जैसे कि साइक्लिन है, ट्रेजेक्टरी सेपरेटर से। फिर है ईएसपी। ईएसपी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर। क्या है ईएसपी? क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर। दूसरा कौन सा जाता है? स्कर्बर्स आ जाते हैं। दूसरा कौन सा आता है? स्कर्बर्स आ जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? SO2 को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। दूसरा कौन सा? स्कर्बर्स, जो कि क्या करते हैं? SO2 को रिमूव करते हैं। फिर देखिए कंट्रोल ऑफ गैसियस पोल्यूटर्स। कंट्रोल ऑफ गैसियस पोल्यूटर्स जैसे कि कंबशन से कौन सा है? कंट्रोल ऑफ गैसियस पोल्यूशन की अगर बात करें, तो उसमें कौन आ जाता है? दहन आ जाता है, अवशोषण आ जाता है और अधिशोषण आ जाता है। कौन आ जाता है? दहन आ जाता है, अवशोषण आ जाता है और अधिशोषण आ जाता है। फिर देखो अरेस्टर्स की अगर बात करें, कौन सा है? फर्स्ट आ जाता है हमारा अरेस्टर्स। उसके अंदर कौन है? साइक्लिक एंड ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स। देखो पहला कौन सा है? साइक्लिक और ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स की अगर बात करें, अरेस्टर्स में कौन सा है? साइक सिटी। क्या है? सिटी। क्या है? सिटी है जेक्टर्स में। तो डस्ट का सेपरेशन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ किया जाता है। क्या होता है? जो डस्ट का सेपरेशन जो होता है ना, किसका? डस्ट का सेपरेशन। वो किसके साथ किया जाता है? सेपरेशन जो है डस्ट का सेपरेशन, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके साथ किया जाता है। फिर देखो दूसरा कौन सा है? ईएसपी। दूसरा कौन सा है? ईएसपी। ईएसपी के अंदर हम कौन सा देखें? आरएसएस का पहला कौन सा था? आरएसएस का पहला तो है सिटी। सिटी बजाएगा या फिर बाद में ईएसपी को बुलाएगा। किसको? जो आरएसएस से पहले सिटी देगा, फिर ईएसटी को बुलाएगा। इलेक्ट्रो और सेंटिंग प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेटर क्या है? प्रेसिपिटेटर। इस मेथड की सहायता से थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट में उपस्थित एग्जॉस्ट में उपस्थित 99% कणकीय पर्टिकुलर पोल्यूटेंट को रिमूव किया जाता है। इसकी मेथड जो ईएसपी जो है, इस मेथड की सहायता से जो थर्मल पावर प्लांट है, कौन से? जो थर्मल पावर प्लांट जो है ना, एग्जॉस्ट में उपस्थित 99%, क्या होता है? एग्जॉस्ट में उपस्थित 99% पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स को है, 99% पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड्स वायर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वायर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? इलेक्ट्रोड और वायर्स होते हैं, जिसमें जिससे होकर हजारों वोल्ट्स पास होते हैं, जिससे मतलब वो हजारों वोल्ट होते हैं, जो कोरोना कोरोना हवामंडल उत्पन्न करते हैं। और कोरोना जो कि मतलब हवामंडल क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल से जुड़कर नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किससे जुड़ जाते हैं? डस्ट पार्टिकल से जुड़ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज है जो प्रदान करते हैं। फिर देखो कौन सा पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर्स पढ़ देते हैं। इस मेथड की सहायता से ये जो थर्मल पावर प्लांट जो है, थर्मल इस मेथड की सहायता से दोबारा थर्मल पावर प्लांट है एग्जॉस्ट में उपस्थित 99% पर्टिकुलर पोल्यूटेंट को रिमूव किया जाता है। जो एग्जॉस्ट में मतलब जो है 99% जो पर्टिकुलर जो मतलब पार्टिकुलर जो मतलब पोल्यूटेंट्स है 99% कण के रूप में जो जो प्रदूषक है उनको रिमूव कर देता है। इसमें क्या हो जाता है? जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो है मतलब इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जो ना जिससे ना मतलब हजारों वोल्ट्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जिसमें क्या होता है? हजारों वोल्ट होते हैं, जो कोरोना उत्पन्न करते हैं, जो करते हैं कोरोना हवामंडल उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है डस्ट पार्टिकल से जुड़कर नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं। ये डस्ट पार्टिकल से जुड़ जाता है और नेगेटिव चार्ज प्रदान करता है। ठीक है। फिर देखिए कलेक्टिंग प्लेट्स के नीचे की ओर स्थित होती है। जो कलेक्टिंग प्लेट जो होती है वो नीचे की ओर स्थित होती है और चार्ज डट पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करती है। कलेक्टिंग प्लेट जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? नीचे की ओर स्थित होती है और चार्ज और जो डट पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करती है। कलेक्टिंग प्लेट कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नीचे की ओर स्थित होती है और क्या करेगी? चार्ज डस्ट पार्टिकल है उनको अपनी ओर क्या कर लेगी? खींचेगी। कलेक्टिंग प्लेट नीचे की ओर स्थित होती है और क्या करेगी? चार्ज डट पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन प्लेट के नीचे, इन प्लेट के बीच जो है एयर वेलोसिटी काफी कम होनी चाहिए। जो ये प्लेट जो होती है ना, इनके नीचे जो एयर वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होनी चाहिए? काफी कम होनी चाहिए, जिससे डस्ट आसानी से नीचे गिर सके। जिससे क्या होता है? डस्ट आसानी से नीचे गिर सके। जैसे कि ये डट एयर है, ये क्या है? डट एयर है। और ये क्या
एयर जा रही है, ये यहाँ से हो गया हमारे डस्ट पार्टिकल। कौन से डस्ट पार्टिकल है? फिर ये कोरोना है जो कि इनके साथ में वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है डस्ट पार्टिकल से जुड़कर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। फिर देखो ये जो प्लेट होती है ना, वहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी जो एयर की वेलोसिटी है वो कम हो जाती है और क्लीन एयर हो जाती है। और जो मतलब नीचे की ओर क्या होते हैं, जो मतलब कलेक्टिंग प्लेट्स के अंदर ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट हो जाती है। फिर देखो ये है हमारा ईएसपी का डायग्राम था। अब दूसरा है स्कर्बर्स। कौन सा जाता है हमारे स्कर्बर्स की अगर बात करें, ये SO2 को रिमूव करते हैं। जो स्कर्बर्स है वो इंपॉर्टेंट बात है, वो किसको रिमूव करेंगे, जो SO2 है उसको रिमूव करते हैं। स्कर्बर्स में एग्जॉस्ट एयर को वाटर या लाइम के स्प्रे पर गुजारा जाता है। स्कर्बर जो है, स्कर्बर में जो एग्जॉस्ट एयर है, कौन सा एग्जॉस्ट एयर है, वाटर या लाइम के स्प्रे पर गुजारा जाता है। SO2 को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और स्कर्बर में जो एग्जॉस्ट एयर है, कौन सा एग्जॉस्ट एयर है, और वाटर जो है, जो स्क्रबर में जो एग्जॉस्ट एयर है और जो वाटर है या लाइम को स्प्रे से गुजरा जाता है, मतलब वाटर हो गई, लाइम हो गया, और जो एग्जॉस्ट हो गया उससे स्प्रे से गुजारा जाता है। ये धूल के कणों का सेपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, धूल के कणों का क्या कर लेते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं। जैसे कि ये है हमारा पर्टिकुलर पोल्यूटेंट है इधर नीचे की ओर, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वाटर लाइम स्प्रे होगा, है ना, वाटर लाइम स्प्रे होगा, जिससे क्या होगा, जो मतलब डर्टी एयर होगी ना वो इधर की ओर निकल जाएगी, और जो ऊपर है वो मतलब उससे वहां पे क्या निकल जाएगी, क्लीन एयर हो जाएगी। फिर देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल की अगर बात करें, किसके में हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल न्यू दिल्ली, क्या है, CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल न्यू दिल्ली, सॉरी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कंट्रोल बोर्ड पर से CPCB क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। इसके अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर था, इसके अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर था। इससे कम डायमीटर वाला पर्टिकुलर जो प्रदूषक ह्यूमन के लिए हानिकारक होता है, इसके अनुसार जो था मतलब क्या था, 2.5 माइक्रोमीटर था। इससे कम जो डायमीटर वाला जो मतलब प्रदूषक होता था वो क्या ह्यूमन के लिए हानिकारक होता है। ये फाइन पार्टिकल्स जो फाइन पार्टिकल्स ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं। जो मतलब फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, श्वसन के दौरान लंग्स के अंदर चले जाते हैं, जिससे ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स डैमेज होता है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ब्रीदिंग सिस्टम है, और जो लंग्स है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। इरिटेशन होने लगती है, लंग्स में सूजन इन्फ्लामेशन होती है। क्या होती है, इरिटेशन होती है। और जो हमारा लंग्स है उसमें क्या होती है, सूजन इन्फ्लामेशन होती है। इस कारण मनुष्य की प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर क्या होती है, डेथ हो जाती है। इससे क्या जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है, लंग्स में सूजन आने लग जाती है, और जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। फिर देखो मेट्रो सिटीज, हमें एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण ऑटोमोबाइल है। जो मेट्रो सिटीज है ना, मेट्रो सिटीज उसमें जो एयर पोल्यूशन है, हवा की वजह से जो पोल्यूशन जो हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है ऑटोमोबाइल है। क्या ऑटोमोबाइल है, फिर देखो लीड फ्री पेट्रोल, हाँ डीजल का यूज करके पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। फिर देखो सॉरी लीड लीड फ्री पेट्रोल, क्या है, लीड फ्री पेट्रोल या जो डीजल का यूज करके जो पोल्यूशन को है वो क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। वाहनों में आजकल जो है कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज में लिए जाते हैं। वाहन में जो है वो क्या लिए जाते हैं, जो कैटालिटिकल कन्वर्ट्स है वो यूज में लिए जाते हैं। ये कन्वर्टर्स प्लेटिनम प्लेटिनम प्लेडियम रोडियम जैसे महंगी धातुओं के बने होते हैं। ये जो कन्वर्टर होते हैं वो किस है, जो प्लेटिनम है, प्लेडियम है, और रोडियम है, सब ये क्या है, या यन यन याद रखा ना, यम यम यम। प्लेटिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, प्लेडियम हो गया, रोडियम जैसी महंगी धातुओं के बने होते हैं। ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। ये विषैली गैस के कमीशन को रोकते हैं। जो विषैली गैसेस होती है ना, कौन सी जो विषैली गैसेस होती है उसके कमीशन को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। एग्जॉस्ट एयर कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है। तो जो एग्जॉस्ट एयर होती है ना, कौन सी जो एग्जॉस्ट एयर है वो क्या होती है, कैटालिटिक जो कन्वर्टर से उससे होकर गुजरती है। जो अर्बन हाइड्रोकार्बन को SO2, और जो कि जो हमारी अर्बन हाइड्रोकार्बन रहती है ना, कौन सी अर्बन हाइड्रोकार्बन, उसको SCO2 और H2O में क्या करती है, चेंज कर देती है। कौन, ये जो अर्बन हाइड्रोकार्बन है वो किस में चेंज हो जाएगी, CO2 में, और वाटर में चेंजेस कर देती है, तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड को NO2 में कन्वर्ट कर देती है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो NO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारी ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स वाले वाहनों में लेड फ्री पेट्रोल यूज करना चाहिए। देखो जो कैटालिटिक कन्वर्टर वाले जो वाहन है, कौन सा, जो कैटालिटिक कन्वर्टर वाले वाहन में लेड फ्री पेट्रोल का यूज करना चाहिए। कैटालिटिक एक कन्वर्टर्स वाले जो वाहन है उसमें लेड फ्री पेट्रोल का यूज करना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं तो लेड कैटालिटिक को इनएक्टिवेट कर देगा। नहीं तो क्या होगा, जो लेड
एक जो है लेड कैटालाइट को इनएक्टिवेट कर देगा। कैटालाइट को लेड जो है वो क्या करेगा, जो कैटालाइट है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। किसका यूज करना चाहिए इसमें, लेड फ्री का यूज, लेड फ्री पेट्रोल का यूज करने चाहिए। लेकिन क्यों, क्योंकि अगर हम लेड फ्री पेट्रोल का यूज नहीं करेंगे तो जो लेड है वो कैटालाइट को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। फिर देखें एयर एक्ट 1981 की बात करें, कब एयर एक्ट 1981 में आया था, कब आया था एयर एक्ट 1981 के अंदर आया था, कब आया था 1981 के अंदर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, किसके बारे में बात की थी इन्होंने, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के बारे में बात की थी। फिर देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, किसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की, कोल्ड क्लाइमेट में प्लांट को ग्रो कराने के लिए एक स्मॉल हाउस ग्लास बनाया जाता है। जो कोल्ड क्लाइमेट है, कौन सा कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट में प्लांट को ग्रो करवाने के लिए क्या है, स्मॉल हाउस बनाया जाता है। कोल्ड क्लाइमेट में हमको प्लांट को ग्रो कराना है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा स्मॉल हाउस ग्लास बनाया जाता है। इसे ग्रीन हाउस के इफेक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, ग्रीन हाउस के इफेक्ट कहते हैं। जो मतलब ठंड के अंदर क्या होता है, हम प्लांट को ग्रो कराने के लिए स्मॉल हाउस जो ग्लास बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, जैसे कि CO2 कितनी है, 60% है। CO2 कितनी है, ये 60% है। और जो मीथेन है वो कितनी है, 20% है। मीथेन कितनी है, 20%। ग्रीन हाउस गैसेस देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हमारी, CO2 है और CH4 है, CFC है, N2 है। कौन सी, CO2 कितनी है 60%, और जो CH4 है वो कितनी है 20%, CFC कितनी है 14%, CFC कौन सी 14%, जो N2 है वो कितनी है 6%। देखो N2 जो है वो कितनी है 6%, कितनी N2, जो CFC है वो कितनी है 14%, CFC कितनी है 14%, और जो CH4 है यानी कि मीथेन जो है कितनी है 20%, मीथेन कितनी है 20%। और CO2 कितनी है 60, CO2 कितनी है 60% है। सामान्य रूप से CO2 जो है वो प्रदूषक का काम नहीं करती है, नहीं होती है, मतलब 60% है लेकिन वो प्रदूषक का काम नहीं करती है। इंडस्ट्री से निकलने वाली जो SO2 है, O3 है, जल वाष्प एवं N2 ग्रीन हाउस प्रभावों को बढ़ा देती है। देखो इंडस्ट्री से जो है वो क्या क्या कर रही है, जैसे कि हमारी SO2 है, O3 है, जल वाष्प है, और क्या है जो N2 है वो क्या करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देती है। एग्रीकल्चर से नाइट्रोजन ऑक्साइड मुक्त होती है, जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर से क्या निकलेगी, जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो निकलेगी। ग्रीन हाउस के कारण अर्थ का टेम्परेचर 150 डिग्री तक बढ़ा रहता है। जो ग्रीन हाउस है, उस ग्रीन हाउस के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर, किसका अर्थ का टेम्परेचर वो कितना बना रहता है, 150 डिग्री बना रहता है। नहीं तो अर्थ का टेम्परेचर माइनस 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नहीं नहीं, अगर हम ग्रीन हाउस की वजह से कितना है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अदरवाइज हम देखें तो अर्थ का टेम्परेचर कितना है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर देखें, जैसे कि ये अर्थ है, क्या है हमारी अर्थ है ना, तो इसमें क्या है, ये एनर्जी कम है, लेमडा क्यू, ये हमारा सन है। वजन क्षमता की अगर बात करें तो ये हमारी ग्रीन हाउस लेयर है। कौन सी, ग्रीन हाउस गैसेस है। फिर देखिए जैसे कि ये हमारी आ रही है तो उसके अंदर ई क्या है, ई ज्यादा है, म्यू कम है, म्यू ज्यादा है, ई क्या होगी, ई ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो म्यू ज्यादा होगी, लेमडा कम होगी। और जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये हमारी IR लाइट है जो अर्थ की सरफेस से टकरा रही है। ये क्या होती आती है जाती है, और टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जिससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली किसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर बढ़ता है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, बढ़ती है, तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिसे को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर बात करें, कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोल्स पर आइस एवं हिमालय पर बर्फ के पिघलने को और सी लेवल इंक्रीज होगा। जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण जो पोल है, क्या है, पोल है, पोल पर आइस और हिमालय पर बर्फ के बनने को सी सी लेवल इंक्रीज होगा। जो सी लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण कोस्टल क्षेत्र डूब जाएगी। जो कोस्टल क्षेत्र है वो क्या होगा, डूब जाएगा। देखो ग्रीन हाउस के इफेक्ट की अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोल्स पर क्या होगा, आइस और हिमालय बर्फ के पिघलने में, ग्लोबल वार्मिंग में कौन है, जो पोल्स पर क्या है, आइस और हिमालय पर क्या है, पोल और हिमालय पर बर्फ के पिघलने से सी लेवल क्या हो जाएगा, पोल और जो हिमालय उस पर सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा बर्फ के पिघलने से, जिसके कारण कोस्टल क्षेत्र डूब जाएगी, जिसके कारण जो कोस्टल क्षेत्र में डूब जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय देखें, क्या है कम करने के उपाय, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करना चाहिए। जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका यूज क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। एनर्जी यूजेज
इसकी दक्षता को बढ़ाना चाहिए, जो एनर्जी यूजेज है उसकी दक्षता को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। और जो बनाए कि वन की कटाई को क्या है रोकना चाहिए, वन की कटाई को क्या है रोकना चाहिए। नए वृक्ष है उनको क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, नए वृक्ष को लगाना चाहिए। जनसंख्या का नियमन नियंत्रण करना चाहिए, जो जनसंख्या का क्या है नियमन और नियंत्रण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जनसंख्या का नियमन और नियंत्रण करना चाहिए। ये देखो, गत वर्षों में सीओटी की मात्रा 280 पीपीएम से बढ़कर 368 पीपीएम 1956 2001 हो जाती है। देखो गत वर्षों में जो सीओटी की मात्रा है वो 280 से बढ़कर कितनी हो गई, 368 हो गई। अगर 1956 से एक तो 2001 की बात करें, है ना, 1956 से कब, 1956 से लेके कब तक बात करें हम 2001 की बात करें तो कितनी है, पहले कितनी थी, 280 थी, अब कितनी हो गई है, 368 हो गई। कितनी, 368। तो देखो CO2 ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, जिसे CO2 फर्टिलाइजर इफेक्ट कहते हैं। मतलब CO2 ज्यादा तो वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, इसी को क्या कहेंगे हम, फोटोसिंथेसिस CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। तो देखो 20वीं शताब्दी तक विश्व का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड था। 20वीं शताब्दी की अगर बात करें तो विश्व का टेम्परेचर कितना था, 0 से 6 डिग्री था, 0 से 6 डिग्री था तथा सी लेवल प्रतिवर्ष 1 mm से 2 mm तक हो रहा है। जो सी लेवल है, कौन जो सी लेवल है वो प्रतिवर्ष कितना हो रहा है, 1 mm से 2 mm तक हो रहा है। फिर देखो कंट्रोल ऑफ व्हीकल और एयर पोल्यूशन की अगर बात करें, किसकी कंट्रोल ऑफ व्हीकल है और एयर पोल्यूशन की बात करें, एक केस ऑफ स्टडी ऑफ दिल्ली, जो कि कहाँ का है, केस है कहाँ का, दिल्ली का। दिल्ली में वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण एयर पोल्यूशन होता है। दिल्ली में क्या है, वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण क्या होता है एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है। दिल्ली में कार्स की संख्या गुजरात और बंगाल से अधिक है। दिल्ली में अगर कार्स की अगर बात करें तो वो कहाँ से अधिक है, जैसे कि गुजरात हो गया और जो बंगाल हो गया वहां से क्या अधिक है। 1990 में विश्व की पोल्यूटेड प्रदूषक सिटीज में दिल्ली चौथे नंबर पे थी। 1990 की अगर बात करें तो जो दिल्ली थी वो प्रदूषण के अंदर कौन से स्थान पर थी, चौथे स्थान पर थी। पोल्यूशन के बढ़ते प्रभाव के कारण सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई। जो ये पोल्यूशन बढ़ता गया ना, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या कह गई, अपील है वो दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि एयर पोल्यूशन को कम करने के उपाय किए जाते तो गवर्नमेंट ने बसों में सीएनजी कंप्रेस से नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि एयर पोल्यूशन को कम करने के उपाय किए जावे, तो गवर्नमेंट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि जो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए उपाय करें। तो तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो मतलब बसें हैं उन्होंने सीएनजी डालना स्टार्ट कर दिया, कंप्रेस नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट कर दिया। 2022 तक दिल्ली में सभी बसों को सीएनजी तक कन्वर्ट कर दिया गया। जो 2022 तक है दिल्ली में सभी बसों को क्या कर दिया गया, सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया। सीएनजी जो है डीजल की तुलना में अच्छी क्यों है, क्वेश्चन आ जाता है, सीएनजी डीजल की तुलना में अच्छी क्यों, सीएनजी की बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी है, क्या है, जो बर्निंग एफिशिएंसी है वो क्या है, अच्छी है। अर्बन हाइड्रोकार्बन कम निकलते हैं, जो अर्बन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, कम निकलते हैं। सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में अच्छी होती है। सीएनजी क्या है वो किसकी, पेट्रोल और डीजल की तुलना में अच्छी होती है, इसकी चोरी नहीं हो सकती, और क्या होती है, मतलब चोरी नहीं हो सकती है। समस्या अगर बात करें, सीएनजी के लिए लंबी पाइपलाइन बिछाना एक कठिन कार्य है। सीएनजी के लिए क्या है, लंबी पाइपलाइन बिछाना क्या है, कठिन कार्य है। फिर देखो दिल्ली में वाहन पोल्यूशन कम करने के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में अगर वाहन पोल्यूशन को कम करने के काम देखे तो निम्न कदम उठाए जा रहे हैं। लेड फ्री पेट्रोल का यूज करना, किसका यूज करना, लेड फ्री पेट्रोल का यूज करना, क्या है, ओल्ड वाहनों को हटाना, लेड फ्री पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, और जो ओल्ड वाहन है उनको हटा रहे हैं, लो सल्फर वाले पेट्रोल और डीजल का उपयोग कर रहे हैं, क्या है जिसमें लो सल्फर हो, उन वैसे वो पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज कर रहे हैं, जो क्या है कैटालिटिक कन्वर्टर्स है उनका यूज कर रहे हैं। वाहन के लिए कठोर कानून प्रावधान बना करना है, वो जो वाहन है उनके लिए क्या है, कठोर कानून का प्रावधान करना। फिर देखो इंडियन गवर्नमेंट ने नई ऑटो फ्यूल पॉलिसी के द्वारा यहाँ की सिटीज में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। देखो जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट में नई ऑटो फ्यूल पॉलिसी के द्वारा यहाँ की सिटीज में पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या है, एक रोड मैप क्या है वो तैयार किया है। फ्यूल्स के लिए अधिक कठोर कानून बने, जिससे पेट्रोल और डीजल में सल्फर एवं एरोमेटिक कंटेंट्स कम किया जा सके। फ्यूल्स के लिए अधिक कठोर कानून बने, क्या है, जो फ्यूल्स है उसके लिए क्या बने, अधिक कठिन कानून बने, जिससे पेट्रोल और डीजल में सल्फर एवं एरोमेटिक कंटेंट्स को कम किया जा सके। जिससे क्या है, जो पेट्रोल डीजल और जो सल्फर में क्या है एरोमेटिक कंटेंट को कम किया जा सके। अगर एग्जांपल की अगर बात करें, यूरो सेकंड नॉर्म्स, कौन सा यूरो सेकंड नॉर्म्स के अनुसार डीजल और पेट्रोल में सल्फर को है कंट्रोल करना से 350 से 125 पीएम होना चाहिए। जो यूरो और सेकंड नॉर्म्स है, कौन सा, यूरो सेकंड नॉर्म्स की अगर बात करें तो उन्होंने क्या बोला, जो डीजल है और जो पेट्रोल और जो डीजल में है सल्फर का मतलब कंट्रोल किया है, कितना किया,
तीन 350 से 150 ppm कर दिया। फ्यूल्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मात्रा 42 तक हो, मतलब जो एरोमेटिक फ्यूल्स जो है हमारा जो ईंधन है उसमें जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 42% होनी चाहिए। इस रोड मैप के अनुसार भविष्य में डीजल और पेट्रोल में सल्फर की मात्रा पहले 50 ppm तथा बाद में 35 ppm का रखा गया। इस रोड मैप के अनुसार क्या है, भविष्य में डीजल एवं पेट्रोल सल्फर की मात्रा पहले कितनी है, 50 ppm तथा बाद में कितनी रखी गई है, 35 ppm का लक्ष्य रखा गया। फ्यूल्स के अनुसार व्हीकल्स को अपग्रेड किया जाना चाहिए। फ्यूल्स के अनुसार क्या है, जो व्हीकल्स है, कौन व्हीकल्स जो उनको क्या करना चाहिए, अपग्रेड किया जाना चाहिए। मास इमिशन स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें, किसकी मास इमिशन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो भारत स्टेट सेकंड, कौन सा भारत स्टेट सेकंड, जो कि यूरो सेकंड नॉर्म्स के समान है। कौन सा है, भारत स्टेट सेकंड, जो कि किसके, यूरो सेकंड नॉर्म्स के समान है। इंडिया देखिए किसी भी शहर में यहाँ नॉर्म्स लागू नहीं होती। इंडिया के मतलब जो कोई भी शहर है वहां पे क्या है, जो नॉर्म्स है वो लागू नहीं होता है। फिर देखो टाइप्स ऑफ व्हीकल्स बात करें, नॉर्म्स की अगर बात करें, सिटीज की बात करें, देखो व्हीलर्स जो है भारत स्टेट सेकंड, कौन सा है, भारत स्टेट सेकंड व्हीलर्स के अंदर है। भारत स्टेट सेकंड देश के सभी शहरों में अक्टूबर 2010 से। व्हीलर्स एक थर्ड जो है देश के सभी शहरों में लगा था कब, 2010 से। और स्टेज 4 की अगर बात करें, भारत स्टेज 4, तो बीमेगा सिटीज अप्रैल 2010, तो क्या है, बीमेगा सिटीज, कौन सी बीमेगा सिटीज है, अप्रैल 2010 से लगा था। जैसे कि कौन है, दिल्ली हो गई, मुंबई होगी, आगरा हो गई, सूरत, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ, गोलापुर, एनसीआर और रागीज। रागीज कौन सी, दिल्ली, मुंबई, आगरा हो गई, सूरत हो गई, सूरत, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ और गोलापुर, एनसीआर और फिर देखो थर्ड के अंदर बात करें, नॉर्म्स कौन सी है, थर्ड देश के सभी शहरों में लागू कब हुई थी, देश के सभी सभी लागू में सभी शहरों में लागू हो गई थी अक्टूबर 2010 से। फिर देखो अम्लीय वर्षा की अगर बात करें, किसकी अम्लीय वर्षा की बात करें, तो ये जो नाम है वो किसने दिया था, रॉबर्ट अगस्ट ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट अगस्ट ने दिया था। NO2 SO2 वातावरण जलवाष्प, क्या होता है, NO2 हो गया, SO2 हो गया और वातावरण जलवाष्प हो गया, ये सब मिलके क्या करते हैं, अम्लीय एसिडिक वर्षा, एसिडिक रेन करते हैं। क्या है, अम्लीय वर्षा की अगर बात करें तो नाम देखे, रॉबर्ट अगस्ट ने दिया था। किसे दिया था, रॉबर्ट अगस्ट ने दिया था। कौन हो गया हमारा, NO2 हो गया, SO2 हो गया, वातावरण जलवाष्प, ये क्या करते हैं, एसिडिक रेन करते हैं। जो H2SO का अगर वो देखे तो कितना होता है, 70%। HNO3 कितना होता है, 3%। अगर उसका अनुपात निकालेंगे तो 7:3। H2SO4 कितना होता है, 70%। HNO3 कितना होता है, 30%। अनुपात कितने हैं, 7:3। H2SO4 HNO3 जो अम्लीय वर्षा के रूप में अर्थ पर आते हैं। जो H2SO4 है, जो HNO3 है, वो क्या होते हैं, एवं अम्लीय वर्षा के रूप में कहाँ पे आ जाते हैं, अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं, जिसके कारण सोइल का पीएच कितना हो जाता है, 5 से 6 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 से 6। फिर देखिए अगर डिपोजिशन की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, डिपोजिशन की अगर बात करें, तो जो डिपोजिशन हो जाता है ना, वेट डिपोजिशन कितना होता है, अर्थ पर अम्ल वर्षा, अर्थ पर जो अम्ल वर्षा कोहरा बर्फ के रूप में आता है। जो अर्थ पर जो अम्ल वर्षा जो होती है ना, वो किसके रूप में, कोहरा या बर्फ के रूप में आती है। फिर देखो ड्राई डिपोजिशन, देखें ड्राई डिपोजिशन, यदि एसिड अर्थ पर NO3 SO4 यूज डस्ट पार्टिकल्स के रूप में सेटल डाउन पर आ जाता है। एसिड अर्थ पर जो है, एसिड अर्थ पर है वो NO3 माइनस SO4 माइनस युक्त डट पार्टिकल्स के रूप में बॉटम पर सेटल हो जाता है। फिर इफेक्ट देखें, सोइल H2O का नेचर जो है अम्लीय होता है। जैसे कि सोइल जो है और जो वाटर है उसका जो नेचर कैसा होता है, अम्लीय एसिडिक होता है। ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान पहुंचता है, जो ऐतिहासिक इमारतें उनका नुकसान होता है। जैसे आगरा महल का जो आगरा का ताजमहल है वो पीला पड़ रहा है और लाल किला है। फिर देखो ओजोन का अगर अपघटन बात करें, क्या करना है अपघटन, वायुमंडल में ओजोन की सांद्रता कम होती है। जो वायुमंडल है उसमें ओजोन की क्या है, सांद्रता क्या है, कम है। 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की हाइट O2 की सांद्रता अधिक होती है। 16 किलोमीटर से जो 25 किलोमीटर की जो हाइट है ना, वहां पर जो O2 की सांद्रता होती है ना, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। सामान्य ताप और जो दाब पर O3 की थिकनेस कितनी होती है, 3 mm होती है। सामान्य ताप और जो दाब है उस पर O3 की थिकनेस कितनी होती है, 3 mm। तथा ध्रुवों पर O3 की थिकनेस कितनी होती है, ध्रुवों पर O3 की थिकनेस कितनी होती है, 4 mm। ध्रुवों पर कितनी होती है, O3 की थिकनेस 4 mm होती है। O3 ब्लैक होल ओजोन छिद्र को 195 में निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा अंटार्कटिका में देखा गया। 1995 है शायद ये। O3 ब्लैक होल ओजोन छिद्र को 1995 में निम्बस में 7 उपग्रह के द्वारा अंटार्कटिका में देखा गया था। फिर देखो ओजोन परत यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन जो है यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है, अर्थात मनुष्यों को यूवी रे से प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है, मनुष्य को यूवी रे से प्रोटेक्शन देती है।
फिर देखिए इफेक्ट की अगर बात करें, किसके इफेक्ट की बात करें, ओजोन परत की मोटाई कम होती है होगी तो यूवी रेज परतों पर आएगी। ओजोन परत की मोटाई कम होगी तो जो यूवी रेज है वो क्या होगी, ये पॉजिटिव हुई आएगी, जिसके कारण स्किन का कैंसर यूवी रेज कॉर्निया पर प्रभाव डालती है। देखो ओजोन परत की मोटाई कम होगी तो जो यूवी रेज है वो कहाँ पे आएगी, पॉजिटिव पर आएगी, जिसके कारण जो है स्किन कैंसर, स्किन कैंसर यूवी रेज कॉर्निया पर प्रभाव डालती है। जो यूवी है वो कहाँ पे डाली है, कॉर्निया पर प्रभाव डालती है, जिसके कारण मोतियाबिंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मोतियाबिंद हो जाता है, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। यूवी डीएनए को भी डैमेज करती है, यूवीबी जो है वो डीएनए को भी डैमेज करती है। यूवीबी रेस के कारण जीरोडर्मा पिगमेंटोसम भी क्या होता है, यूवीबी के कारण जीरोडर्मा पिगमेंटोसम भी हो जाता है। रेफ्रिजरेटर एसी हवाई जहाज से निकलने वाले एरोसोल व सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत की थिकनेस को कम करते हैं। जो रेफ्रिजरेटर है, एसी है, हवाई जहाज से निकलने वाले जो एरोसोल सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत की थिकनेस को क्या करते हैं, कम करते हैं, क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिससे ओजोन का क्या होता है, डिप्लीशन हो जाता है, जिससे ओजोन का क्या होता है, डिप्लीशन होता है। ओजोन अपघटन का जो काला छिद्र ओजोन छिद्र कहते हैं, जो ओजोन का अपघटन है काला छिद्र को क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। जैसे O3 की अगर बात करें, यूवी है और सीएफटी क्या जाता है, O3 के अंदर यू और सीएफसी आ जाता है, जिसके अंदर O2 आ जाती है और फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं। कौन सा नवजात ऑक्सीजन, O2 O3 जो है यूवी सीएफसी O2 प्लस ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल्स नवजात ऑक्सीजन। टोटल ओजोन अपघटन 14% पार्ट सीएफसी के कारण होता है। टोटल ओजोन का जो अपघटन है 14% भाग किससे हो रहा है, सीएफसी के कारण होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण O2 का डिप्लेशन कितना होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण O3 का डिप्लेशन कितना होता है, 3.5% का है। O3 का अगर अपघटन बात करें कि उसके बाद बात करें, CH4 आ जाता है और हेलोजन जो हेलोजनस आ जाते हैं, CH4 आ जाते हैं और एक हेलोजनस के कारण भी होता है। सर्वाधिक O3 अपघटन सीएफसी के कारण होता है। जो सर्वाधिक O3 का अपघटन है वो किसकी वजह से हो रहा है, सीएफसी के कारण हो रहा है, क्योंकि ये सीआई मुक्त है। क्या सर्वाधिक O3 का अपघटन किससे होता है, सीएफसी के कारण हो रहा है, क्योंकि ये कहते हैं सीआई मुक्त होते हैं। एक सीआई का परमाणु 1 लाख O3 के अणुओं का विघटन कर देता है। जो एक सीआई का जो परमाणु है ना, एक एटम जो है 1 लाख O3 के अणुओं का क्या कर देता है, विघटन कर देता है। O3 को विघटन कर देता है, O2 प्लस O2 में कम कर देता है, क्या कर देता है, जैसे O2 है 1 लाख मोलिक्यूल, 1 लाख O2 जिसमें एक सीआर आ गया, तो ये किस में कर देगा, O2 में, और O2 में विघटन कर देगा इसको। फिर देखो CF2 CL2 CFC, जो CF2 CL2 CFC 112 हाफ एज कितनी होती है, 139 होती है। CFCl3 कौन सी है, CFCl3 उसकी कितनी होती है, 77 होती है। कितनी होती है, 77 होती है। CF2Cl2 प्लस यूवी कौन सा है, CF2Cl यूवी उसकी CF2Cl प्लस क्लोरीन बन जाता है। O3 प्लस क्लोरीन जो है O2 और ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 और फ्री रेडिकल्स बन जाता है। ओजोन लेयर की थिकनेस को डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको किसमें माना जाता है, डॉप्सन यूनिट में माना जाता है। एक डीयू बराबर कितना होता है, पी पार्ट्स पर बिलियन। एक डीयू बराबर कितना होता है, पार्ट्स पर बिलियन। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र अगस्त से अक्टूबर के प्रारंभ तक दिखाई देती है। जो अंटार्कटिका में जो ओजोन छिद्र है वो कब दिखाई देता है, अक्टूबर से अगस्त से अक्टूबर के प्रारंभ में दिखाई देता है। मानव पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन जो 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, जो मानव पर्यावरण है उसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। 1987 में 27 देशों में मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन परत के प्रोटेक्शन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना। 1987 जो है, 1987 के अंदर क्या था, 87 देशों में, 1987 में 27 देशों में, 1987 में 27 देशों में मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन परत के प्रोटेक्शन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना। जो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर क्या होता है, ओजोन परत प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल बना था। 1927 में 27 देशों में कनाडा पे क्या बना था, मॉन्ट्रियल प्रोटेक्शन बना था, प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल बना था। इस पर सर्वप्रथम 27 देशों में हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने, 27 देशों ने हस्ताक्षर किया था। अब तक 175 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब तक कितने हैं, जो 175 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एवं ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन यूएनसीईडी अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में होता है। यूएनसीईडी अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील में होता। एजेंडा देखे तो 21 बना था। क्लाइमेट चेंज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 में होता। क्लाइमेट चेंज के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्या है, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में कब होता, 1997 में होता। क्लाइमेट चेंज के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब हुआ था, जापान के अंदर 1997 में हुआ था।
इसे इससे सभी देशों के ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कहा गया था। इसमें जो सभी देशों को क्या करने के लिए कहा गया था, जो ग्रीन हाउस है उसके प्रभाव को कम करने के लिए कहा गया था। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें, किसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें, विश्व सम्मेलन वर्ल्ड समिट 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। विश्व सम्मेलन वर्ल्ड समिट जो है 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। देखो जल प्रदूषण की अगर बात करें, किसकी जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन की अगर, जब जल में भारी कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं तो जल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। क्या होती है, जब जल के अंदर भारी जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ मिल जाते हैं तो जो वाटर की जो है फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो 0.1% क्या होती है, इसमें इम्प्योरिटी होती है। क्या होती है 0.1% इम्प्योरिटी, 99.9% क्या होता है, 0.1% इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। और H2O जो है कितना होता है, 99%। कले, मड, सोइल, घरेलू कचरा, स्टूल, कागज, रेशे। क्या होते हैं, कले हो गया, मड हो गया, सोइल, घरेलू कचरा, स्टूल, कागज, रेशे। घुलनशील नाइट्रेट हो गई, अमोनिया होगी, फॉस्फेट हो गई, सोडियम हो गया, NH3 हो गया, और ईटीसी। जैसे घुलनशील नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट और सोडियम, NH3, ईटीसी। देखो नोट, जब वाटर में 0.1% इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती है तो जल पीने योग्य लाभदायक नहीं होता। जब वाटर के अंदर क्या होता है, 0.1% इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती है तो वो पीने लायक नहीं होता है। फिर आइकोनिया क्रेस्पिस जल कुंभी विश्व की वह खरपतवार है जो जल प्रदूषण को बढ़ाती है। आइकोनिया क्रेस्पिस जल कुंभी यह विश्व की वह खरपतवार है जो कि क्या जल प्रदूषण को बढ़ाती है। इससे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बंगाल का आतंक भी कहते हैं। घरेलू वाहित मल की उपक्षा इंडस्ट्री से निकलने वाली हैवी मेटल, घरेलू वाहित मल की उपक्षा इंडस्ट्री से निकलने वाली हैवी मेटल जैसे कि Hg है, Pb है, Ni है, कॉपर है, कैडमियम मनुष्य में अनेक रोग करती है। घरेलू वाहित मल की अपेक्षा इंडस्ट्री से निकलने वाली क्या है, हैवी मेटल जैसे कि Hg है, Pb है, Ni, कॉपर, कैडमियम मनुष्य में अनेक रोग उत्पन्न करती है। देखो Hg से क्या होता है, मरकरी से क्या होता है, मिनी मटार हो जाता है। NO3 माइनस से देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो हो जाता है। NO3 से क्या हो जाता है, माइनस से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। जो कैडमियम से देखे तो टाई रोग हो जाता है। कैडमियम से क्या होता है, टाई रोग हो जाता है। और NO3 से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यदि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा 8 mg पर लीटर से अधिक हो तो वाटर पॉल्यूटेड होता है। यदि वाटर के अंदर क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, 8 ग्राम पर लीटर से अधिक हो तो वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। यदि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा 4 mg पर लीटर से कम हो तो वाटर हाईली पॉल्यूटेड हो जाता है। यदि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाए, 8 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाता है, वाटर क्या जो है पॉल्यूशन हो जाता है। और अगर डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 4 से कम रहे तो वाटर जो है मतलब हाईली पॉल्यूटेड रहता है। तो अधिक हाईली पोल्यूटेड हो जाता है। अगर 4 है तो हाईली पोल्यूटेड हो जाता है डीजल ऑक्सीजन की मात्रा। डीजल ऑक्सीजन का मापन जो ऑक्सीमीटर से किया जाता है, किसी किया जाता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीमीटर से किया जाता है। फिर देखो बीओडी की अगर बात करें, बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक मैटर के कारण होने वाले प्रदूषण से बीओडी इंक्रीज हो जाती है। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके, ऑर्गेनिक मैटर के कारण होने वाले पोल्यूशन से क्या होती है, बीओडी इंक्रीज हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, हाई हो जाता है, जिससे पोल्यूशन भी क्या होता है, हाई होता है, और DO2 क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बीओडी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है, जब हाई होता है तो पोल्यूशन क्या होगी, बहुत ज्यादा, DO2 क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बीओडी बढ़ जाएगी। और ऑर्गेनिक मैटर जिससे डायरेक्टली किससे मतलब प्रोपोर्शनल बीओडी, ऑर्गेनिक मैटर हाई, पोल्यूशन ज्यादा होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी, और बीओडी ज्यादा हो जाएगी। डी सबका रिलेशन इनका है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बीओडी के। ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया है, फंजाई है, माइक्रोब्स है, ये डिकम्पोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होता है, डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब से क्या कर देते हैं, डिकम्पोज होते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन करने के लिए आवश्यक O2 की मात्रा बीओडी में रहती है। सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन करने के लिए आवश्यक O2 की मात्रा बीओडी कहलाती है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का, सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का डिकम्पोजिशन करने के लिए O2 की मात्रा क्या कहलाती है, बीओडी कहलाती है। सूक्ष्म, और सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का डिकम्पोजिशन करने के लिए, कार्बनिक पदार्थ का डिकम्पोजिशन करने के लिए O2 की मात्रा क्या कहलाती है, बीओडी कहलाती है। यदि किसी वाटर बॉडीज लेक या पोलैंड में बीओडी का मान ज्यादा बढ़ने पर पॉल्यूशन बढ़ता है। जैसे वाटर बॉडीज है, जैसे कि पोर्ट है, लेक है, इसमें बीओडी ज्यादा है तो मतलब पॉल्यूशन ज्यादा है। फिर देखिए, यदि वाटर में कार्बन पदार्थ बढ़ेगा तो उनका डिग्रेडेशन करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ेगी तथा DO2 कम हो जाएगी। यदि वाटर में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो उनका डिग्रेडेशन करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या, अगर देखो वाटर में क्या है, वाटर के अंदर क्या है, मतलब कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो उनका डिग्रेडेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा होगी। और जो DO2 है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, वो कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा
तो DO2 भी माइक्रोब भी ज्यादा हो जाएगी, क्या है, माइक्रोब भी ज्यादा हो जाएंगे, है ना। ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक यदि वाटर में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो माइक्रोब बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे, माइक्रोब बढ़ जाएंगे। और कौन कम हो जाएगा, DO2 कम हो जाएगा और VOD बढ़ जाएगा। फिर देखो बायोलॉजिकल इंडिकेटर की अगर बात करें, इसके बायोलॉजिकल यदि वाटर में डेफिनिया इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगी, ट्रेड फिशेज इंक्रीज हो जाएगी, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई जो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पोल्यूशन कम हो जाएगा, VOD भी कम। यदि डेफिनिया ज्यादा है वाटर के अंदर तो ट्रू फिश जो है, ट्रेड फंस हुआ ज्यादा उसका, और जो स्टोन फ्लाई का लार्वा ज्यादा हो जाएगा, जो पोल्यूशन और VOD दोनों ही कम हो जाएंगे। इंडियन वाटर में अगर इकोलाई ज्यादा है, ट्यूबीफेक्स ज्यादा है, और और कौन है, ट्यूबीफॉक्स, इकोलाई ज्यादा होगा तो ट्यूबीफॉक्स ज्यादा होगा, ट्यूबीफॉक्स ज्यादा होगा तो कीरोनोमस लार्वा ज्यादा होगा, और ब्लड वर्म ज्यादा होगा, उसकी फंगस ज्यादा होगी, पोल्यूशन ज्यादा होगा, VOD भी ज्यादा होगी। देखिए वाटर के अंदर क्या है, इकोलाई ज्यादा तो ट्यूबीफॉक्स ज्यादा, तो उससे क्या होगा, कीरोनोमस लार्वा ज्यादा, तो ब्लड वर्म ज्यादा हो जाएगा, ब्लड वर्म ज्यादा, सीवियर ज्यादा, पोल्यूशन ज्यादा, VOD ज्यादा। फिश इज डेथ, देखो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की डेथ कैसे हुआ है, ये पे फ्रेश ऑर्गेनिज्म की बात है, जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन वास्टर्स की वजह की अगर बात करें, VOD कम हो रही है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन है, एंड कंसंट्रेशन की अगर बात करें इसी वजह से, जैसे कि अगर हम डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ रही है, फिर डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ी तो ये बढ़ेगी तो ये घट जाएगी, है ना। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बढ़ेगी, वेस्टर्न चीज तो डिजोल्व ऑक्सीजन घट जाएगी। इन दोनों में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, VOD बढ़ेगी तो DO2 कम हो जाएगी, है ना, VOD कम होगी, DO2 कम। फिर देखो DO2 बढ़ रही है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी, VOD कम हो जाएगी। फिर देखो BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी किसकी होती है, DOT की होती है। BOD बढ़ेगी तो DOT कम हो जाएगी, और BOD बढ़ेगी तो DOT ज्यादा होगी, मतलब BOD और जो DOT में वो इन्वर्सली रिलेशन है, BOD ज्यादा तो DOT कम, और DOT ज्यादा तो BOD कम। फिर देखो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखिए, किसकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर बात करें हम, एक सेकेंड। फिर देखिए अगर केमिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर के बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीडेशन के लिए रासायनिक K2Cr2O7 की आवश्यकता होती है। देखो ऑर्गेनिक मैटर के बायोडिग्रेडेबल, जैसे ऑर्गेनिक मैटर कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो ऑक्सीडेशन के लिए रासायनिक पदार्थ, उनके जो ऑक्सीडेशन के लिए रासायनिक पदार्थ है K2Cr2O7 की आवश्यकता होती है। ऑक्सीडेशन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीडेशन के लिए रासायनिक पदार्थ K2Cr2O7 की आवश्यकता होती है। इस केमिकल को कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीडेशन करने के लिए आवश्यक O2 की मात्रा सोडियम कहलाती है। जैसे कि जो बायो ऑर्गेनिक मैटर है जिसके अंदर कौन सा जाता है, बायोडिग्रेडेबल आ जाता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों आ जाते हैं। इनके ऑक्सीडेशन इनके लिए रासायनिक एक पदार्थ जो है, मतलब इनके ऑक्सीजन के इनको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, K2Cr2 और 7 की आवश्यकता होती है। इस केमिकल को कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीडेशन करने के लिए आवश्यक O2 की मात्रा, और इसको मतलब इस कार्बनिक पदार्थ को जो है इस केमिकल को कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीडेशन करने के लिए आवश्यक O2 की मात्रा, इस केमिकल पदार्थ को ऑक्सीडेशन करने के लिए, और जो उसको आवश्यक मतलब इसको जो मतलब इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए O2 की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। जैसे CO2 ज्यादा होती है, किससे होती है, BOD से ज्यादा होती है। जल में CO2 का मान BOD से अधिक होगा, वाटर में क्या होता है, CO2 का मान किससे होगा, वाटर से, BOD से अधिक होता है। फिर देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, जब किसी फूड चेन में नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल की सांद्रता बढ़ते क्रम में हो, जैव आवर्धन कहलाती है। मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनकी अगर सांद्रता कम है तो उसे हम सांद्रता बढ़ते क्रम में हो, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनकी कंसंट्रेशन और बढ़ते हुए क्रम में हो, तो उसे क्या कहते हैं, जैव आवर्धन, जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे वाटर के अंदर DDT कितना होता है, 0.033 ppb होता है। वाटर के अंदर DDT की अगर DDT की बात करें तो कितना होता है, 0.003 ppb होता है। फाइटोप्लैंक्टन की अगर बात करें तो कितना होता है, 0.003 ppm होता है। DDT कितना होता है फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन के अंदर कितना होता है, 0.04 pm हो जाता है। और स्मॉल फिशेस की अगर बात करें तो 0.5 हो जाता है, कितना हो जाता है, 0.5 हो जाता है ना। और लार्ज फिशेस की बात करें तो कितना हो जाता है, 2 ppm हो जाता है, कितना हो जाता है, 2 pp2 हो जाता है। और बर्ड्स की अगर बात करें, है ना, तो कितना हो जाता है, 25 ppm हो जाता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर सांद्रता है, सांद्रता ऑफ DDT। वाटर के अंदर कितना है, 3/03, है ना। फाइटोप्लैंक्टन के अंदर भी कितना है, उतना ही है, 3/0 ppm। जू के अंदर कितना है, 2/4 है, फिर 5 है, कितना, 4 को 0.04, 0.04, 0.04, फिर कितना आता है, 0.5, फिर 2 ppm आ जाता है। बर्ड्स के अंदर कितना हो जाता है, 25 ppm। लार्ज फिशेज जैसे कितने, चार चीजें वाटर। फिर देखें
टॉप कंज्यूमर्स जो है, टॉप कंज्यूमर्स में डीटीटी की मैक्सिमम सांद्रता देखने को मिलती है। जो टॉप कंज्यूमर्स है ना, टॉप कंज्यूमर्स में जो डीटी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिलती है था, टॉप कंज्यूमर्स में जैव आवर्धन सबसे अधिक होता है। देखो टॉप कंज्यूमर्स में डीटीटी की जो मैक्सिमम सांद्रता देखने को मिलती है, अर्थात टॉप कंज्यूमर्स जो है उनमें जैव आवर्धन सबसे अधिक होता है। क्या होता है, जो जैव आवर्धन है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। डीटीटी की उच्च सांद्रता के कारण वर्ष में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। डीटीटी की जो है उच्च सांद्रता के कारण क्या होता है, डीटीटी की क्या है, उच्च सांद्रता के कारण क्या होता है, वर्ष में केमिकल मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण एग सेल्स अंड कवच पतले बनते हैं। और जो डीटीटी की उच्च सांद्रता के कारण क्या होता है, वर्ष में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के जो वर्ष में जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वो प्रभावित होता है, जिसके कारण एक सेल पतले बनते हैं। जो एक सेल है वो क्या हो जाते हैं, पतले, कवच जो है वो क्या हो जाता है, पतले हो जाते हैं, जिसके कारण कवच कवच समय से पहले ही पड़ जाते हैं। और जो कवच जो है वो क्या हो गया, समय से पहले ही पड़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है। देखो डीटीटी से क्या होता है, जो बर्ड्स का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वो प्रभावित होता है, जिससे क्या होता है, जो एग का जो शेयर होता है वो क्या होता है, पतला हो जाता है। वो पतला हो जाता है ना, तो क्या होता है, वो समय से पहले पड़ जाता है, जिससे बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। फिर देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल की अगर बात करें, किसकी नॉन बायोडिग्रेडेबल की, जैसे कि फिनोलिक के कंपाउंड से एल्काइल एल्काइल बेंजोन से, सल्फोनेट से, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, बीएससी है, एबीएसएल, AIHG, आयरन, डीडीटी। फिनोलिक कंपाउंड कौन से जाते हैं, जैसे कि एल्कलाइड आ जाता है, बेंजोन हो जाएगा, सल्फोनेट आ गया, पेस्टिसाइड्स आ गया, इंसेक्टिसाइड आ गया, बीएचसी, टीसी, एबीएस, AIHG, आयरन, डीडीटी। जापान में एचजी के बायोमैग्निफिकेशन के कारण मिनीमाटा रोग होता है। जापान में जो क्या होता है, जो मरकरी का बायोमैग्निफिकेशन से क्या होता है, मिनीमाटा रोग हो जाता है। किसके कारण से, एचजी, फिनोलिक हो गया, कार्बनिक फिनोलिक कंपाउंड, कार्बन, एल्कलाइड, बेंजोन, सल्फोनेट्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बीएससी, एबीएस, AIHG, आयरन, डीडीटी। देखो यूट्रोफिकेशन की अगर बात करें, किसकी यूट्रोफिकेशन की बात करें, जब वाटर में न्यूट्रिएंट्स की सांद्रता अधिक हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगती है। क्या होता है, जब वाटर में किसकी, जैसे कि वाटर में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन अधिक होने लग जाती है तो ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, ऑर्गेनिज्म डेथ होने लग जाती है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी जो है कम हो जाती है। इस घटना को यूट्रिफिकेशन भी कहते हैं। देखो अब बात करें वाटर बॉडीज की अगर बात करें, न्यूट्रिशन ज्यादा है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लग जाती है, और बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बीओडी कर जाएगी। ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम और बीओडी ज्यादा। जल में पोषक पदार्थों की अधिकता के कारण एल्गल ग्रोथ अधिक होती है। जो पोषक पदार्थ होते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो मतलब एल्गल ग्रोथ ज्यादा होती है, जिसको क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। फिर देखो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है तो एल्गल ब्लूम क्या होगा, ज्यादा होगा। न्यूट्रिएंट ज्यादा तो एल्गल ब्लूम ज्यादा, है ना, न्यूट्रिएंट ज्यादा, एल्गल ब्लूम ज्यादा, एल्गे जो एल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। इन एल्गी के जमाव के कारण अन्य जीवों की ग्रोथ जो है रुक जाती है, अदर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होगी वो क्या होती है, रुक जाती है। यूट्रोफिकेशन की अगर बात करें, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होता है। यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से होता है, जैसे कि हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स है। और यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से तो होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, जैसे कि हाउस होल्ड डिटर्जेंट है। कौन है हाउस होल्ड डिटर्जेंट, जैसे वजह इंडस्ट्रीज वजह से, और क्या है, सीवेज इंडस्ट्री की वजह से। यह सब यूट्रोफिकेशन को बढ़ाते हैं। क्या होता है, जैसे कि हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स है और सीवेज इंडस्ट्री की वजह से। फिर सीवेज में प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक जो सीवेजेस है ना, सीवेजेस है, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, और ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब्स पाए जाते हैं। सीवेजेस जो है उसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर है। क्या उनसे कौन सा है, जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, जैसे माइक्रोब्स हो गया, फंजाई, बैक्टीरिया सब पाए जाते हैं, जिसके कारण सीवेज हाईली पोल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीवेज है वो क्या होता है, हाईली पोल्यूटेड हो जाता है, इसकी बीओडी अधिक हो जाती है। पॉल्यूशन हो जाएगा तो बीओडी क्या हो जाएगी, ये अधिक हो जाएगी, और डीओटी क्या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। जल प्रदूषण के कारण संक्रामक जो रोग है वो फैलने लगते हैं। जो जल संक्रामक के कारण मतलब इसकी वजह से क्या हो गया, इससे जल इस प्रदूषण जल के कारण संक्रामक रोग ज्यादा फैलते हैं। फिर देखो टाइप्स ऑफ लेग की अगर बात करें, किसके टाइप ऑफ लेग की बात करें, एक तो यूट्रोफिक लेग, कौन सी यूट्रोफिक लेग, एक होती है ओलिगोट्रोफिक लेग। कौन सी होती है, यूट्रोफिक लेग और ओलिगोट्रोफिक लेग। इसमें जो है मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है ज्यादा होते हैं, माइक्रोब्स का O2 अधिक चाहिए, जो मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है, और माइक्रोब्स को क्या है, ऑक्सीजन अधिक चाहिए, बीओडी जो है वो ज्यादा होगी, पॉल्यूटेंट लेक होगी, ऑक्सीजन जल शैलो वाटर के अंदर देखने को मिलेगा। यूट्रोफिकेशन एक मेन एक कंपाउंड और कंटामिनेंट मेन कंपोनेंट अगर बात करें तो फॉस्फेट है, ये प्लांट के लिए आवश्यक है। यूट्रिफिकेशन के मेन कंटामिनेंट्स जो है फॉस्फेट, PO4 माइनस जी होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को क्या होते हैं, रोक देते हैं। क्या कहते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। अब ओलिगोट्रोफिक लोग की अगर बात करें तो ओलिगो जो ट्रोफिक लोग है लेक है उसके अंदर न्यूट्रिएंट क्या होंगे, कम होंगे, और न्यूट्रिएंट कम, माइक्रोन को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता भी क्या होगी, कम होगी, बीओडी कम हो जाएगी, है ना।
बीआरडी जो है कम हो जाएगी और जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। ये जो मतलब डेप्थ जो झील है ना, डेप्थ गहरी झीलें हैं, लेक डेप्थ में पाई जाएगी, जबकि शेलो शेलो जो लेक उसमें देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, नाटक एमओ3 की ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है। देखो इसके यूट्रिफिकेशन लेक के मेन कंपोनेंट कौन से है, एनओ3 हो गया और फॉस्फेरस हो गया। तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। फिर देखिए जैसे जैसे किसी वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिक मैटर अधिक होता जाता है, लेक कोल्ड एनवायरनमेंट की ओर शिफ्ट हो जाता है। और वाटर बॉडीज के अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि वाटर है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये कौन से एनवायरनमेंट देख ले, कोल्ड एनवायरनमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जिससे कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने वाले जो जीव है वो नष्ट हो जाते हैं, वार्म एनवायरनमेंट में रहने वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कौन सा होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट की तरफ हो जाता है। जो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने वाले जीव है उनकी डेथ हो जाती है, वो एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि दलदली पादप, मार्श पादप जो कि शेलो वाटर में पाए जाते हैं, ये इस जल में अपनी रूट्स जमा लेते हैं। दलदली पादप जो है, मार्श पादप जो कहाँ पे पाए जाते हैं, शेलो वाटर। कहाँ पे पाए जाएंगे, शेलो वाटर में पाए जाते हैं। वो क्या करेंगे, इस जल में अपनी रूट्स जमा लेते हैं और लेक्स में बोशिस पेंदे को बढ़ने लगते हैं। जो मतलब लेक में जो पेंदे को बढ़ने लगते हैं, कुछ समय बाद कुछ समय बाद इस लेक में फ्लोटिंग प्लांट जो है, कुछ समय बाद क्या होता है, जो लेक है उसमें क्या होती है, जो मतलब फ्लोटिंग प्लांट्स है उनकी संख्या बढ़ने लग जाती है। फाइनली जो है ये लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें फाइनली क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, दलदली प्लांट जो है, दलदली प्लांट है वो उगने लग जाएंगे। फिर वो अपनी रूट को है मतलब पेड़ने में सेटल डाउन कर लेंगे। फिर इसके बाद में कौन हो जाएंगे, जो मतलब है ना, हमारे जो फ्लोटिंग प्लांट्स है वो हो जाएंगे। और फिर बाद में ये फाइनली लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लाइमेट, लेक के साइज और अदर फैक्टर के डिपेंडेंसी के अनुसार लेक की नेचुरल एजिंग हजारों वर्ष तक होती है। देखो क्या है, जो क्लाइमेट, लेक के साइज और अदर फैक्टर की डिपेंडेंसी के अनुसार लेक की नेचुरल एजिंग हजारों वर्ष होती है। क्लाइमेट, लेक के साइज है, क्या है, क्लाइमेट लेक के साइज और अदर फैक्टर की डिपेंडेंसी के अनुसार लेक की नेचुरल एजिंग हजारों वर्ष होती है। क्लाइमेट लेक क्लाइमेट लेक की साइज और अदर फैक्टर की डिपेंडेंसी के अंदर लेक की जो नेचुरल एजिंग है ना, वो हजारों वर्ष तक होती है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे हाउस होल्ड वेस्टेज है, इंडस्ट्री वेस्टेज से निकलने वाली पोल्यूटेंट के फ्यूल्स के कारण एजिंग प्रक्रिया में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी है, हाउस होल्ड वेस्टेज है। कौन सा, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वेस्टेज से निकलने वाले प्रदूषक के इफ्लुएंट के कारण एजिंग प्रक्रिया में बढ़ोतरी होती है। इनसे क्या होगा, जो ये प्रदूषक उनसे क्या निकलेगा, इफ्लुएंट निकलेगा। उससे क्या होगी, जो एजिंग है वो एजिंग की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हो जाती है। इसे कल्चरल या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। इसे कल्चरल या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। फिर देखो यूट्रोफिकेशन होने के कारण लेक में पोल्यूशन, यूट्रिफिकेशन होगा तो लेक में पोल्यूशन जो है अधिक हो जाता है, बीओडू बढ़ जाती है, जिसके कारण ये पोल्यूशन फिश की पूरी पॉपुलेशन को नष्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, जो फिश की पूरी पॉपुलेशन पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, डीओटी की मात्रा कम हो जाती है और डीओटी की मात्रा कम हो जाती है। थर्मल वेस्ट वाटर की अगर बात करें, किसकी, थर्मल वेस्ट वाटर की बात करें, थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाई जाती है। जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। इस दौरान निकलने वाला हीटेड वेस्ट वाटर एक अलग प्रकार का पोल्यूटेंट बनाता है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बिजली बनाई जाती है। इस दौरान निकलने वाला हॉट वेस्ट, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बिजली बनाई जाती है। इस दौरान निकलने वाला हीटेड वेस्ट वाटर, इससे क्या होता है, मतलब थर्मल पावर प्लांट में क्या होती है, बिजली बनाई जाती है। इससे क्या होता है, हीटेड वाटर, हीट वेस्ट वाटर निकलता है एक अलग, जिससे क्या होता है, मतलब एक अलग प्रकार का प्रदूषण होता है। थर्मल वेस्ट वाटर के हाई टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म की देखो जो थर्मल वेस्ट वाटर का क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जिससे जो मतलब सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है केस ऑफ स्टडी है, क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंटीग्रेटेड सीवेज वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट, नेचुरल सीवेज का जो वेस्ट वाटर है उसका जो ट्रीटमेंट है नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों नेचुरल तरीके से भी किया जा सकता है और जो आर्टिफिशियल, दोनों प्रोसेस से किया जा सकता है। फिर एग्जांपल देखें, एरकोटा टाउन, कौन सा, एरकोटा टाउन कैलिफोर्निया में उत्तरी तट पर स्थित है। एरकोटा जो टाउन है वो कैलिफोर्निया के अंदर क्या है, उत्तरी तट पर स्थित है। हम बोल्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के साथ मिलकर, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया गया। कैलिफोर्निया में उत्तरी तट पे स्थित है, कहाँ पे है, एकोटा, कैलिफोर्निया में उत्तरी तट पे स्थित है। हम्बल यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के साथ मिलकर, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड वाटर, जो हम्बल यूनिवर्सिटी के जो बायोलॉजिस्ट उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिला और क्या स्टार्ट किया, इंटीग्रेटेड वाटर वेस्ट वाटर में वाटर ट्रीटमेंट तैयार किया। क्लीनिंग में कितनी होती है, दो स्टेजेस होती है। क्लीनिंग में कितनी होती है, दो स्टेजेस होती है। एक तो होता है कन्वेंशन सेडिमेंटेशन, कौन सा है, कन्वेंशन सेडिमेंटेशन, इसमें फ्लटिंग कलरिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या करा जाता है इसके अंदर,
फिल्टरिंग जो कलोरिंग कलोरिंग ट्रीटमेंट है, कलोरिंग का ट्रीटमेंट किया जाता है। इस स्टेज के बाद भी बहुत से हानिकारक जो पोलियो प्रदूषक पानी में घुले रहते हैं, इसमें जो किसको फिर किया जाता है, फिल्टरिंग की जाती है, एक क्लोरीफाइंग ट्रीटमेंट, क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस स्टेज के बाद भी मतलब बहुत से प्रदूषण जो है पानी में घुले रहते हैं, इन्हें दूर करने के लिए एक नए मेथड अप्रोच का यूज करता रहता है। इनको दूर करने के लिए जो क्या है, एक नया मेथड या अप्रोच जो है यूज में लिया जाता है। बायोलॉजिस्ट ने लगभग 60 हेक्टेयर दलदली भूमि में आपस में जुड़े हुए 6 मार्चेस की एक सीरीज डेवलप की। बायोलॉजिस्ट ने क्या करा, लगभग 6 हेक्टेयर 60 हेक्टेयर में जो ये बायोलॉजिस्ट इन्होंने 60 हेक्टेयर में दलदली भूमि में आसपास जड़े हुए 6 मार्चेस की एक सीरीज डेवलप की। 6 मार्चेस की जो एक सीरीज डेवलप की। इस एरिया में उपयुक्त प्लांट फंजाई बैक्टीरिया छिड़के गए, जिसमें क्या हुआ, उन्होंने प्लांट और फंजाई बैक्टीरिया लगाए जो कि पोल्यू प्रदूषक को न्यूट्रलाइज अब्जॉर्ब या क्लियर कर रहे थे, जो कि क्या कर रहे थे, जो प्लांट जो फंजाई जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहे थे, जो प्रदूषक जो उनको न्यूट्रलाइज अब्जॉर्ब और एस्टिमुलेट कर रहे थे। इसलिए मार्सेस से गुजरने वाला जल जो है नेचुरल प्यूरिफाइड होता है। इसलिए जो मार्स से गुजरने वाला जो जल है वो क्या होता है, नेचुरली प्यूरिफाइड हो जाता है। तो देखो मार्स एक सेंट्रल सेंचुरी के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, मार्स जो है सेंचुरी के रूप में जो काम करता है, जहाँ एनिमल या बर्ड की एनिमल हो गया, सॉरी जहाँ एनिमल फिश जो है, एनिमल एनिमल बर्ड फिशेस की जो है बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। एक वंडरफुल एक वंडरफुल की प्रोजेक्ट की सुरक्षा देखभाल के लिए एक सिटीजन ग्रुप बनाया गया होगा, जो वंडरफुल जो है प्रोजेक्ट बनाया गया, जो कि सिटीजन ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। वंडरफुल प्रोजेक्ट की सुरक्षा और देखभाल के लिए एक सिटीजन ग्रुप बनाया गया। वंडरफुल प्रोजेक्ट जो है ये, इसकी देखभाल के लिए एक सिटीजन ग्रुप बनाया गया, जिसे फॉर्म फ्रेंड ऑफ आरकोटा मार्सेस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फ्रेंड ऑफ आरकोटा मार्सेस किया गया। केरल श्रीलंका में ह्यूमन यूरिन वेस्ट में वाटर लॉस को रोकने के लिए, केरल और श्रीलंका में जो ह्यूमन यूरिन यूरिन वेस्ट को जो केरल और श्रीलंका में जो ह्यूमन यूरिन वेस्ट में जो वाटर का लॉस को रोकने के लिए यूसन टॉयलेट्स यूज किया गया। क्या लिया गया, यूसन टॉयलेट्स यूज लिया गया। ह्यूमन यूरिन यूएस में वाटर लॉस को रोकने के लिए यूएस वेस्ट यूएस टॉयलेट यूज किया गया। फिर ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन की अगर बात करें, साउंड पोल्यूशन जो है क्या है, ध्वनि पोल्यूशन यानी कि नॉइज या साउंड पोल्यूशन। एनवायरमेंट में आवाज ध्वनि का बढ़ना नॉइज पोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉइज पोल्यूशन कहलाता है। जब एनवायरमेंट में आवाज की ध्वनि उत्पन्न होती है तो नॉइज पोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉइज पोल्यूशन कहलाता है। कारखाने, यातायात, फैक्ट्री, जेट जेट विमान, एरोप्लेन, लाउड स्पीकर, टीवी, डीजे। कारखाने हो गया, यातायात हो गया, फैक्ट्री हो गया, जेट विमान, एरोप्लेन, लाउड स्पीकर, टीवी, डीजे। साउंड की जो इंटेंसिटी किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। एक बेल में कितने होते हैं, 10 डेसिबल होते हैं। एक बेल में कितने होते हैं, 10 डेसिबल होते हैं। लगभग 25 डेसिबल पर वातावरण शांत रहता है। 25 डेसिबल पर क्या होता है, वातावरण शांत रहता है। यदि साउंड की इंटेंसिटी 80 डेसिबल से अधिक हो जाए तो नॉइज पोल्यूशन होगा। साउंड की जो 25 डेसिबल पे क्या होगा, वातावरण शांत होगा। लेकिन अगर कितना हो जाए, 80 से अधिक हो जाए तो क्या आएगा, पोल्यूशन, वो नॉइज पोल्यूशन होने लग जाएगा। फिर देखो एयर एक्ट 1981 में आया था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन में केवल एयर के लिए था। जो एयर एक्ट 1981 जो आया था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, जो के लिए, किसके लिए था, एयर पोल्यूशन के लिए था। 1987 में नॉइज पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूशन के साथ सम्मिलित कर दिया। फिर जो 87 के अंदर जो नॉइज पोल्यूशन उसको भी किसके साथ सम्मिलित कर लिया गया, एयर पोल्यूशन के साथ सम्मिलित कर लिया गया। फिर देखो मनुष्य मनुष्य अपने एंजॉयमेंट के आवश्यकता के लिए अधिक तेज साउंड आदि होते हैं। मतलब मनुष्य अपने एंजॉयमेंट के लिए आवश्यकता से जो एंजॉय करने के लिए आवश्यकता से अधिक साउंड का अधिक तेज साउंड का आदि होते जा रहे हैं। मनुष्य यह नहीं सोचते कि इस तेज ध्वनि के कारण ह्यूमन में फिजियोलॉजिकली, मोर्फोलॉजिकली और डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं। मनुष्य यह नहीं सोच रहा है कि तेज ध्वनि के कारण उनमें फिजियोलॉजिकली, मोर्फोलॉजिकली और डिसऑर्डर डेवलप होते जा रहे हैं। रॉकेट्स के उड़ान के समय 150 डेसिबल से अधिक साउंड का प्रयोग होता है। कितना हो रहा है, रॉकेट की उड़ान में 150 डेसिबल से अधिक का प्रयोग हो रहा है। इस तेज ध्वनि के कारण ईयर ड्रम्स टिम्पानिक मेम्ब्रेन का फटने का डर है। इस तेज ध्वनि से क्या होता है, जो ईयर ड्रम पर टिम्पानिक मेम्ब्रेन का मतलब फटने का डर रहता है। यह साउंड लो कैपेसिटी के साथ सुना जाए तो हियरिंग लॉस हो जाता है। यह जो साउंड है लो कैपेसिटी के अगर और साथ सुना जाए तो जो सुनने की जो साउंड है, साउंड साउंड लो कैपेसिटी के साथ सुना जाए तो जो हियरिंग कैपेसिटी है वो हियरिंग लॉस हो जाता है। साउंड अधिक होते हैं तो हियरिंग हार्ट बीटिंग होता है। साउंड ज्यादा होगा तो हार्ट क्या होगा, धड़कन बढ़ जाएगी और जो जिससे स्ट्रेस भी होने लग जाता है। साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन मफलर लगाते हैं। साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए किसका क्या ट्रीटमेंट किया गया है, ग्रीन मफलर लगाते हैं। रोड के दोनों ओर ग्रीन ट्रीज लगाकर नॉइज पोल्यूशन को कम करना।
रोड के दोनों ओर क्या होता है, ग्रीन ट्रीज लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन कम हो जाता है। ग्रीन मफलर के लिए अशोक नीम का पेड़ का अधिक प्रयोग किया जाता है। ग्रीन मफलर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो अशोक है, शराका इंडिका और जो नीम है, और आजाडी रेखता, मतलब एक तरीके से ग्रीन, ये जो ग्रीन मफलर है वो क्या है, प्लांट की है। फिर देखो वेरी क्यूट की अगर बात करें, 20 से 30 डेसिबल किसकी होती है, साउंड क्यूट प्रेसेस 20 डेसिबल पर। ब्रॉड कैपेसिटी कितनी आ जाती है, ब्रॉड ब्रॉड ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो, पिक्चर स्टूडियो में कितनी होती है, 20 डेसिबल। तो जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो है, और पिक्चर स्टूडियो में कितनी होती है, 20 डेसिबल। साइलेंस देखें अगर, है ना, तो कितनी होती है, 30 से 50। और हॉस्पिटल में कितनी होती है, 25 से 30, 25 से 30 होती है। लाइब्रेरी ऑफिस स्कूल में कितनी होती है, लाइब्रेरी स्कूल हो गई, ऑफिस हो गई, 45 से 50, कितनी, 45 से 50। फिर देखो नॉर्मल वॉइस की अगर बात करें तो कितनी होती है, 55 डेसिबल, 55 डीबी होती है। कन्वर्सेशन करें तो कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। कन्वर्सेशन करें तो कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। मॉडरेटली कितनी होती है, मॉडरेटली लाउड कितनी होती है, 70 से 90। मॉडरेटली लाउड कितनी हो जाती है, 70 से 90। एवरेज अधिक ट्रैफिक कितनी होती है, एवरेज अधिक ट्रैफिक कितनी होगी, 70। और मेटाकोसिटी ट्रैफिक कितनी हो जाती है, 90। एवरेज में कितनी होती है, 70। मेटाकोसिटी ट्रैफिक में कितनी, 90। अनकंफर्टेबल साउंड जो है कितना आता है, 100 से ज्यादा हो जाए तब हो जाता है। एरोप्लेन का कितना होता है, 120। एरोप्लेन का कितना, 120। पेनफुल साउंड कितना होता है, 130 से अगर ज्यादा हो जाए तो वो पेनफुल होता है। रॉकेट हो गया, जेट भी, रॉकेट में कितना है, 180। रॉकेट में कितना है, 180। जेट विमान में कितना है, 150। पेनफुल कितना हो जाता है, 130 पे। अनकंफर्टेबल कितने पे लग जाते हैं, 100 पे। मॉडरेटली लाउड कितना, 70 से 90। और स्पीच करते हैं तब कितना होता है, 60। और नॉर्मल स्पीच में कितना, 55। फिर देखो सॉलिड वेस्टेज की अगर बात करें, सॉलिड वेस्टेज ये सभी वस्तुएं जो समझकर ट्रेस कबाड़ समझकर यानी कि ट्रेस फेंक दी जाती है, सॉलिड वेस्टर्स कहलाती है। वे सभी वस्तुएं जो कबाड़ समझकर फेंक दी जाती है, ट्रेस कर दी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट कहते हैं। सॉलिड वेस्ट में होम्स, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल से फेंके हुए कचरे को नगर पालिका के द्वारा कलेक्ट करा जाता है। सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या होता है, होम्स है, और जो ऑफिस है, मतलब स्कूल है, घर है, ऑफिस है, और जो हॉस्पिटल से फेंके हुए कचरे को कौन करता है, नगर पालिका कलेक्ट कर लेती है। फिर इसे सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन किया जाता है। फिर जो सॉलिड वेस्ट इसका क्या किया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है। क्या किया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है। सॉलिड में वाट के पेपर्स, कपड़े, प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, फूड, वाटर्स, लेदर्स इत्यादि आते हैं। सॉलिड वाट की अगर बात करें, है ना, सॉलिड वेस्टेज की अगर बात करें तो उसमें पेपर आ जाते हैं, कपड़े आ जाती है, प्लास्टिक आ जाती है, ग्लासेस आ जाती है, रबर आ जाते हैं, फूड वेस्ट आ जाते हैं, लेदर्स इत्यादि आते हैं। पहले ये सॉलिड वेस्ट को एक एक जगह एकत्रित करके जला दिया जाता है। पहले क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को एक एक करके जला दिया जाता है, जिससे इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, परंतु ये पूर्ण रूप से नहीं जलते हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं जलते हैं। यदि इस सॉलिड वेस्ट को खुले में फेंक दिया जाए तो चूहे वह फ्लाइज की प्रजनन दर बढ़ जाती है, फ्लाइज। तो अगर सॉलिड को आप खुले में फेंक दें तो क्या और कौन बढ़ जाएंगे, चूहे और जो फ्लाई जो उनकी प्रजनन दर जो है वो बढ़ जाएगी। फिर देखो ओपन बर्निंग ड्रम के स्थान पर आजकल सैनिटरी लैंडफिल्स को यूज में लिया जाता है। ओपन बर्निंग ड्रम के स्थान पर किसको यूज लिया जा रहा है, फिलहाल ओपन बर्निंग डैम्स के स्थान पर सैनिटरी लैंडफिल्स को यूज किया जा रहा है। यूज किया जा रहा है, ये क्या है, लैंड फिलिंग। इन लैंड फिलिंग में सॉलिड वेस्टेज को जला जाता है। इन लैंड फिलिंग जो होती है इसमें सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है, और प्रतिदिन इसे डट मिट्टी से ढक दिया जाता है। पार्टीजन जो है इसे किसके लिए ढक दिया जाता है, सॉलिड लेड फिल्स बनाए जाते हैं जिसमें वेस्टेज को डाला जाता है, उससे जो डट मिट्टी है, मिट्टी से ढक दिया जाता है। मेट्रो सिटीज में कचरा अधिक होता है, मेट्रो सिटीज है उसमें कचरा अधिक होता है, इनको भी लैंड फिल्स के द्वारा उनका निस्तारण करते हैं। इनका भी जो है लैंड फिल्स के द्वारा निस्तारण करते हैं, परंतु इसे कचरे से, गार्बेज से निकालने वाले हार्मफुल केमिकल प्रदूषक ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। देखो मेट्रो सिटीज में कचरा अधिक होता है, इनको भी लैंड फिल्स के द्वारा उनका निस्तारण करा जाता है। इनको भी जो लैंड फिल्स के द्वारा इनका निस्तारण करते हैं, और जो इस कचरे से, गार्बेज से निकलने वाले हार्मफुल केमिकल, इस कचरे से क्या होता है, वह निकलने वाले इस कचरे से, गार्बेज से निकलने वाले हार्मफुल केमिकल और दूसरे ग्राउंड वाटर को पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। क्या होते हैं, अब जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जो कि क्या होता है, मतलब ग्राउंड वाटर के अंदर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो भविष्य में सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए हमें अब नया सोल्यूशन करना चाहिए। तो मतलब अब क्या आता है, सॉलिड वेस्टेज के लिए जो है अब नया नया मतलब सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो होम एक्टिविटीज जो है 3 प्रकार का कचरा, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और रिसाइकल और
रिसाइकेबल वेस्ट आ जाते हैं। कौन से जाते हैं? एक तो बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक रिसाइकल, मतलब जिनका यूज दोबारा हो सकता है। जिस कचरे की रिसाइकिल की जाती है उसे अलग सेपरेट किया जाता है, यानी कि जो काम में ले लिया जाता है रिसाइकिल हो सके उसको अलग से रखा जाता है। कबाड़ी कबाड़ी वाला इस कार्य को संपन्न करता है, तो कबाड़ी वाला इसको क्या करता है? संपन्न करता है। गवर्नमेंट को दृढ़ता कठोरता के साथ प्लास्टिक बैग्स के उपयोग पर पूर्ण प्रबंध जो मतलब पाबंदी लगा दी चाहिए कि उसके ऊपर प्लास्टिक बैग के ऊपर। हॉस्पिटल वेस्ट को डिपोजिट करने के लिए इन सेंटर्स को यूज किया जाता है, इन सेंटर्स को यूज किया जाता है जो हॉस्पिटल के वेस्टेज है उसको डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, फिर देखिए ई वेस्ट की अगर बात करें, किसकी? ई वेस्टेज की। खराब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ई वेस्ट कहते हैं। क्या है? खराब कंप्यूटर है और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको क्या कहते हैं? ई वेस्टेज कहते हैं। खराब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को क्या कहते हैं? ई वेस्टेज कहते हैं। ई वेस्टेज को या तो खड़ा खोद कर दबा देते हैं या इन सेंटर्स में जला दिया जाता है। इनको क्या करते हैं? ई वेस्टेज को या तो खड्डा खोद कर दबा दिया जाता है या फिर इनको इन सेंटर्स जो है उसमें जला दिया जाता है। फिर देखो एक केस है जी, रिमूव और प्लास्टिक वेस्ट। एक केस है मतलब जिसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट को रिमूव कैसे किया। बेंगलोर में प्लास्टिक की बोरी बनाने वाले अहमद खान ने प्लास्टिक को एकत्रित करवा कर रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक बायोबैंड का निर्माण किया। बेंगलोर में जो है प्लास्टिक की बोरी बनाने वाले कौन है? अहमद खान ने। अहमद खान ने प्लास्टिक को एकत्रित करने करवा कर रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक पॉली ब्लेंड का निर्माण किया है। क्या करा है? रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक पॉलीब्लेंड का निर्माण करवाया। इस पॉलीब्लेंड को कोलतार के साथ मिलकर रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक पॉलीबैंड का निर्माण किया। इस पॉलीबैंड को कोलतार के साथ मिलाकर 4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया। इस पॉलीबैंड को कोलतार के साथ मिलाकर, किसके साथ? कोलतार के साथ मिला लिया और 40 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण किया गया। रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक प्लस पॉली ब्लेंड, फिर प्लस पॉलीमर, पॉलीमर और कोलतार, कोलतार हो गया बिटूमस। रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक के अंदर क्या था? पॉलीवलेंट पॉलीमर था और कोलतार था। रिसाइकल। फिर देखो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन। किसने? आरवी कॉलेज है और जो बेंगलोर सिटी का जो कॉर्पोरेशन है इसकी है 40 किलोमीटर और इसकी सहायता मतलब जो हेल्प किसने की? 40 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए आरवी कॉलेज और इंजीनियरिंग और बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन की हेल्प से 40 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। इस कचरा बिनने वाले लोगों का पहले 40 पैसे केजी मिलता था, अब 6 रुपए मिलता है। इस कचरा बिनने वाले को पहले कितना मिलता है? कचरा चुगने वाले को 40 पैसे मिलता था। पहले कितना मिलता था? 40 पैसे मिलता था और अब कितने देने लगे? 6 रुपए देने मिल गए 1 किलो के ऊपर। एग्रो केमिकल्स एंड देयर इफेक्ट की अगर बात करें, एग्रो मतलब कृषि रसायन और उनके प्रभाव की अगर बात करें, एग्रो यानी कृषि रसायन, कृषि से निकलने वाले केमिकल्स और उनके इफेक्ट की बात करें। हरित क्रांति के चलते क्रॉप उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक उपयोग मास लेवल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया। जो हरित क्रांति के चलते जो क्रॉप उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक उपयोग मास लेवल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज किया गया। हरित क्रांति के चलते जो है क्रॉप उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या है? क्रॉप उत्पादन के बढ़ाने के लिए मास लेवल पर इनऑर्गेनिक जो है मतलब मास लेवल पर जिसके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। जैसे कि क्या है? पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, हर्बिसाइड्स काम में लिए गए जिसके कारण सोइल की जो है फर्टिलिटी कम हो गई। जिसके कारण क्या हुआ? सोइल की जो है फर्टिलिटी कम हो गई तथा ह्यूमन में क्या हुए? अनेक रोग उत्पन्न होने लगे जैसे कि कैंसर हो गया। वर्तमान में एग्रीकल्चर के लिए यह सबसे बड़ी समस्या हुआ। वर्तमान में क्या हुआ? इसकी ये जो एग्रीकल्चर है उसके लिए क्या हुई? बहुत बड़ी समस्या बन गई। केस ऑफ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग एक साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीजर है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फाइबर जो फार्मिंग है वो क्या है? साइकिल एक साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोड्यूसर है। क्या है? एक साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोड्यूसर है जिसमें एक प्रोसेस में बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज होता है। जिसमें एक प्रोसेस में जो बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोसेस में किसकी तरह यूज होगा? न्यूट्रिएंट की तरह यूज होता है। इस कारण रिसोर्स का अधिक उपयोग होने से उत्पादन अधिक हो गया। इसके कारण क्या हुआ? रिसोर्स का अधिक उपयोग होने से उसका उत्पादन अधिक हो गया। वर्तमान में रमेश चंद्र डागर फार्मर ने सोनीपत हरियाणा हरियाणा इसी टेक्निक पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में क्या है? जो रमेश चंद्र डागर है वहाँ पे फार्मर है, किसान है जो कि सोनीपत हरियाणा में इसी टेक्निक पर कार्य कर रहे हैं। क्रॉप के लिए केमिकल फर्टिलाइजर के स्थान पर गाय की खाद का प्रयोग करना चाहिए। क्रॉप के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, उसके स्थान पर किसका प्रयोग करना चाहिए? खाद का प्रयोग करना चाहिए।
डागर ने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया। जो डागर है, कौन, रमेश चंद्र डागर, उन्होंने क्या किया, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, जिसमें वर्तमान में 5,000 से अधिक किसान जुड़े हुए। कितने, वर्तमान में 5,000 से अधिक किसान जुड़े हुए। फिजिकल रेडियो एक्टिव वेस्ट की अगर बात करें, किसके रेडियो एक्टिव वेस्ट की अगर बात करें, प्रारंभ में न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में काम में लिया जाता था। किसको, न्यूक्लियर एनर्जी को किस में काम में लिया गया, इलेक्ट्रिसिटी में काम में लिया जाता था। ऐसे माना जाता था कि ये नॉन पोल्यूटेंट है, और ये माना न्यूक्लियर एनर्जी किसमें काम में लेगी, इलेक्ट्रिसिटी में काम ली। क्यों, क्यों इसको ये माना कि ये प्रदूषक नहीं है। बाद में उनको पता चला कि जो न्यूक्लियर एनर्जी से दो गंभीर एक प्रॉब्लम इन है, वो बाद में पता चला कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे दो गंभीर प्रॉब्लम है वो इनहेरिट होने लग गई। ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सीडेंटल लीकेज था, जैसे कि 3 माइल आइसलैंड एवं किन्नर बिल की घटनाओं में हुआ। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या था, एक्सीडेंटल लीकेज, जैसा कि 3 मील आइलैंड एवं, जैसा कि क्या है, 3 मील आइलैंड एवं किर्नोबिल की घटनाओं में हुआ। दूसरी समस्या में रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिपोजिट करने की है। दूसरी समस्या जो है, दूसरी समस्या रेडियो एक्टिव वेस्ट वेस्ट को डिपोजिट करने की, न्यूक्लियर वेस्ट निकलने वाली रेडिएशन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हानिकारक होती है, ये म्यूटेशन उत्पन्न करती है। दूसरी समस्या जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करने की है ना, रेडियो एक्टिव को डिस्पोज करने की है, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट से निकलने वाले रेडिएशन ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियर जो वेस्ट है उससे क्या होती है, रेडिएशन निकलती है, जिससे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हानिकारक होती है और म्यूटेशन हो जाता है इसमें। इससे क्या दिखने की रेडिएशन लगी, जिससे ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। फिर देखो, न्यूक्लियर वेस्ट की हाई डोज डेथ का कारण बनती है। जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उसकी जो हाई डोज है वो किसका कारण बनती है, डेथ का कारण बनती है, तथा इनकी मात्रा कम, इनकी मात्रा अनेक डिसऑर्डर्स उत्पन्न करती है, और इनकी जो मात्रा है वो क्या करती है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स उत्पन्न करती है, जिससे कि न्यूक्लियर रेडिएशन की जो हाई डोज डेथ का कारण बनती है, और बहुत सारे डोजे मतलब डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट का एक पोटेंट पोल्यूटेंट है। न्यूक्लियर वेस्ट का क्या है, एक न्यूक्लियर वेस्ट जो है एक पोटेंट प्रदूषक है, इसका लेन देन बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। न्यूक्लियर वेस्ट है जो बहुत खतरनाक प्रदूषक है, उसका लेन देन सावधानी से करना चाहिए। न्यूक्लियर वेस्ट 500 मीटर की गहराई पर दबा देना चाहिए। न्यूक्लियर वेस्ट कब कितना दबा देना चाहिए, 500 मीटर की गहराई पर दबा देना चाहिए। फिर देखें, डिग्रेडेशन ऑफ इम्प्रॉपर रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। डिग्रेडेशन किसका, ये डिग्रेडेशन ऑफ इम्प्रॉपर रिसोर्सेस है, और यूटिलाइजेशन किसका है, डिग्रेडेशन ऑफ इम्प्रॉपर रिसोर्सेस और यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन पोल्यूशन के कारण नहीं हो रहा है। जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन जो है पोल्यूशन के कारण नहीं हो रहा है, ह्यूमंस के द्वारा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इम्प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन पोल्यूशन के कारण नहीं हो रहा, नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन पोल्यूशन प्रदूषण के कारण नहीं हो रहा, ह्यूमन के द्वारा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिग्रेडेशन है वो पोल्यूशन की वजह से नहीं हो रहा, ह्यूमन क्या कर रहे हैं, उसको इन अप्रोप्रिएटली तरीके से यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से इसका डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे कि सोइल इरोजन की अगर बात करें और डिजर्टिफिकेशन की अगर बात करें, क्या है सोइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन, टॉप सोइल में फर्टिलिटी में 100 से अधिक का समय लग जाता है। जो टॉप सोइल की जो फर्टिलिटी होने में कितना समय लग जाता है, टॉप सोइल की फर्टिलिटी होने में 100 से अधिक का समय लग जाता है, परंतु ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा फर्टिलिटी रिमूव कर दी जाती है। जो ह्यूमन क्या करते हैं, जो 100 वर्ष से जो फर्टिलिटी आई है उसको रिमूव कर देते हैं, लैंड पर एरिड पैचेस बन जाते हैं, और लैंड उसकी वजह से क्या होगी, जो लैंड पे है एरिड पैचेस बन जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि और कल्टीवेशन हो गया, है ना, ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी है, और कल्टीवेशन हो गया, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग हो गई, डिफोरेस्टेशन हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी ओवर कल्टीवेशन और ओवर ग्रेजिंग हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, बेरन एरिड पैचेस का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है, बेरन एरिड पैचेस से बंजर भूमि का निर्माण हो जाता है, तथा ये पैचेस आपस में मिलकर डेजर्ट बनाते हैं। तो क्या होगा, ये जो पैचेस मिल जाएंगे ना आपस में वो डेजर्ट बना देते हैं, इसे इसे डेजर्टिफिकेशन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। फिर देखो, शहरीकरण के कारण डेजर्टिफिकेशन की क्रिया बढ़ती है। डेजर्टिफिकेशन किसकी वजह से हो रहा है, शहरीकरण की वजह से हो रहा है। फिर देखो, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी की अगर बात करें, प्रॉपर वाटर ड्रेनेज के बिना सिंचाई करने पर सोइल में वाटर लॉगिंग हो जाती है। क्या है, प्रॉपर वाटर ड्रेनेज के बिना हम सिंचाई करने पर क्या होता है, सोइल में वाटर लॉगिंग हो जाती है, जल एक्रित हो जाता है। जल क्या होता है, एक्रित हो जाता है, इसके कारण मिट्टी के अंदर उपस्थित साल्ट सोइल की सतह पर आ जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, मिट्टी में क्या रहते हैं, जो साल्ट साल्ट और जो सोइल है
जो साल्ट है वो क्या होता है, सॉइल की सतह पर आ जाता है। यह साल्ट भूमि की सतह पर एक्टिव हो जाते हैं तथा ये साल्ट प्लांट की रूट पर भी चला जाता है। तो क्या होता है, साल्ट भूमि की सतह पर आ जाएगा तो प्लांट रूट पर चिपक जाता है। साल्ट की यह अधिक मात्रा और जो साल्ट की यह मात्रा तो है वो एग्रीकल्चर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। यह समस्या हरित क्रांति की देन है। किसकी देन है, हरित क्रांति की देन है। फिर देखो डिफोरेस्टेशन की अगर बात करें, फॉरेस्टेड एरिया का नॉन फॉरेस्टेड एरिया में क्या होना, परिवर्तन होना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। ट्रॉपिक्स के लगभग 40% फॉरेस्ट तथा टेम्परेट रीजन के 1% फॉरेस्ट नष्ट हो गए। ट्रॉपिक के कितने, 40%, टेम्परेट के कितने, 1% फॉरेस्ट नष्ट हो गए हैं। आजकल भारत में डिफोरेस्टेशन एक बड़ी समस्या है। क्या है, भारत के अंदर क्या है, डिफोरेस्टेशन क्या है, एक बड़ी समस्या है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की भूमि 30% फॉरेस्ट थी। 20वीं शताब्दी में अगर देखते हैं तो भारत की जो भूमि है तो वो उसमें 30% का था, फॉरेस्ट था। और अब कितना हो गया है, 19% 4 हो गया, 19.4 हो गया। विश्व में कितना था, 30% था और अब कितना है, 19.4। भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ने सुझाव दिया कि समतल मैदान के लिए 33% फॉरेस्ट तथा हिल्स एरियाज में 67% फॉरेस्ट होना चाहिए। भारत की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ने क्या बोला कि जो समतल मैदान है उसमें 33% फॉरेस्ट होना चाहिए और जो हिल्स है उनका 67% फॉरेस्ट होना चाहिए। ओवर पॉपुलेशन के कारण कृषि अधिक करने हेतु फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, कृषि अधिक करने की जरूरत पड़ी, जिससे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट एरिया था उसको एग्रीकल्चर भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। फिर देखो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न में लोग फॉरेस्ट के पेड़ों को काटकर उनके अवशेषों को जला देते हैं। भारत में जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग हैं फॉरेस्ट में जो है जाते हैं और पेड़ों को काटकर उनके अवशेषों को जला देते हैं, पेड़ों को काट लेते हैं और अवशेषों को जला देते हैं। जम कल्टीवेशन इस कारण, जिसे जूम कल्टीवेशन, इस कारण डिफोरेस्टेशन होता है। इस कारण क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। नॉर्थ ईस्ट वाले लोग फॉरेस्ट के पेड़ों को काट लेते हैं, काट लेते हैं और ले जाते हैं और जो अवशेष ना बचे उसके लिए क्या करते हैं, अवशेषों को जला देते हैं कि कुछ निशान ना बचे। तो देखो वन्य के विनाश का परिणाम की अगर बात करें, एनवायरमेंट में CO2 की सांद्रता बढ़ गई है जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ गया। एनवायरमेंट में क्या हुआ, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई जिससे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। हैबिटाट डिग्रेडेशन करने से बायोडायवर्सिटी का लॉस हो गया। हैबिटाट का हम क्या करा, लोगों ने, हमने डिग्रेडेशन करा, बायोडायवर्सिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो उसमें असंतुलित हो गई, जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है उसमें क्या हो गया, असंतुलित हो गई। सॉइल में क्या हुआ, एरोजन हुआ, सॉइल के अंदर क्या हुआ, एरोजन हुआ, मरुस्थल का निर्माण प्रारंभ हो गया। क्या हुआ, जो मरुस्थल है उसका निर्माण प्रारंभ हो गया। अब ह्यूमन को चाहिए कि रिफॉरेस्टेशन करे। मरुस्थल का क्या हुआ, निर्माण, सॉइल एरोजन हुआ, मरुस्थल का निर्माण हो गया। अब ह्यूमन को चाहिए कि रिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा, नहीं डेजर्टिफिकेशन। अब ह्यूमन को चाहिए कि वो क्या करे, रिफॉरेस्टेशन करे। डिफोरेस्टेशन किसे कहते हैं, अधिक से अधिक प्लांट लगाए तथा फॉरेस्ट को पुनर्जीवित करें। डिफोरेस्टेशन क्या है, अधिक से अधिक प्लांट लगाए और फॉरेस्ट को पुनर्जीवित किए। राजस्थान में 1771 में चिपको आंदोलन, जंगली आंदोलन और विश्व समाज अमृता देवी ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान देकर इनकी सुरक्षा की। राजस्थान में 1771 में क्या हुआ, चिपको आंदोलन हुआ, विश्व समाज अमृता देवी ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान देकर इसकी सुरक्षा की। हाल ही में भारत सरकार ने अमृता देवी विश्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड देना प्रारंभ किया है। जो हाल ही में जो भारत सरकार ने जो अमृता देवी विश्व ही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, उनको अवार्ड देना प्रारंभ किया है। हिमालय की टिहरी गढ़वाल सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, हिमालय की टिहरी गढ़वाल सुंदरलाल बहुगुणा, कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में भाग गया था। देखो भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में। मिडनाइट यूनियन कोबाइड खाद की फैक्ट्री थी। मिड 3 दिसंबर 1984 को आधी रात में 12 बजे के समथिंग यूनियन कोबाइड खाद की फैक्ट्री थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स। फिर देखिए भोपाल गैस कांड अगर बात करें, 3 दिसंबर 1984 में नाइट के अंदर यूनियन कोबाइड खाद की फैक्ट्री थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करा था उन्होंने। फिर देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड क्या है, मिथाइल मिक क्या है, मिथाइल आइसोथायोसाइनाइड। इसमें क्या होता है, वाहनों में पेट्रोलियम के जलाने से टेट्रा इथाइल लेड एवं टेट्रा मिथाइल लेड बनता है। वाहनों में पेट्रोलियम के जलने से क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड बनता है, जो हीमोग्लोबिन के लिए नुकसान होता है। जो किसके लिए, हीमोग्लोबिन जो है उसके लिए नुकसानदायक होता है। लेड का कारण क्या है, जो लेड की वजह से क्या है, प्लम्बिज्म रोग होता है। लेड की मात्रा 10 माइक्रो एमजी से लेके 100 ml था। लेड की मात्रा कितनी थी, 10 माइक्रो एमजी से 100 ml था। इससे अधिक होने पर मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। इससे अधिक होने पर क्या होगी, मनुष्य के लिए जो है हानिकारक हो जाएगी।
धूल कणों के कारण जो है निमोकोनोसिस रोग हो जाता है। जो धूल के पार्टिकल, इसकी वजह से क्या होगा, निमोकोनोसिस रोग हो जाता है। कपड़ा मिल में काम करने वाले लोग में लंग्स फाइब्रोसिस या बिस्नोसिस रोग हो जाता है। जो कपड़ा की मिल में काम करने वाले लोग हैं, उनके जो लंग्स में क्या है, फिब्रोसिस या बिस्नोसिस रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। कोयलों की डस्ट के कारण जो है एंथ्राकोसिस रोग हो जाता है। कोयले की डस्ट की वजह से क्या हो जाता है, एंथ्राकोसिस रोग हो जाता है। डस्ट के कारण क्या है, एस्बेस्टोस। कोयले की डस्ट के कारण से क्या होता है, एंथ्रा एंथ्राकोसिस रोग हो जाता है। और डस्ट की वजह से एस्बेस्टोस हो जाता है। डस्ट की वजह से एस्टेस, धूल की वजह से एस्बेस्टोस। सिलिका की वजह से क्या होता है, सिलिकोसिस रोग होता है। आयरन मिल में काम करने वाले लोगों में जो है आयरन डस्ट कारण जो है साइडरोसिस होता है। आयरन मिल में काम करने वाले लोगों में क्या होता है, आयरन डस्ट के कारण सिडरोसिस का रोग हो जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, स्टोन लेप्रोसी हो जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, स्टोन लेप्रोसी होता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी रोग हो जाता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी रोग हो जाता है। आर्सेनिक के कारण पशुओं में ब्लैक फुट रोग हो जाता है। आर्सेनिक की वजह से क्या होगा, पशुओं के अंदर ब्लैक फुट रोग हो जाता है। जल में एचजी के कारण मिनीमाटा रोग हो जाता है। एचजी के कारण मिनीमाटा रोग हो जाता है। कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग, आउच आउच रोग हो जाता है। फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस होता है ना। फिर देखिए, मनुष्य में 1.5 ppm से अधिक फ्लोराइड हानिकारक होता है। 1.5 ppm से जो हानिकारक है वो फ्लोराइड है, वो क्या होता है, हानिकारक होता है। फिर देखो, एल निनो इफेक्ट की अगर बात करें, प्रशांत महासागर क्या है, एल निनो इफेक्ट जो है, प्रशांत महासागर में 5 से 8 वर्षों में जल गर्म हो जाता है। प्रशांत महासागर जो है, उसमें 5 से 8 वर्षों के अंदर क्या होता है, जल गर्म हो जाता है, जिसके कारण इक्वाडोर तथा पेरू की ओर गर्म जल धाराएं चलने लगती है। जिसके कारण जो क्या है, इक्वाडोर जो है तथा पेरू की ओर क्या होती है, गर्म जल धाराएं चलने लगती है, जिसके कारण भारत में कहीं अधिक वर्षा तथा कहीं सूखा पड़ता है। इसे एल निनो प्रभाव कहते हैं। प्रशांत महासागर में 5 से 8 वर्षों में जल गर्म हो जाता है, जिसके कारण इक्वाडोर तथा पेरू की ओर गर्म जल धाराएं चलने लग जाती है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इक्वाडोर तथा पेरू की ओर गर्म जल धाराएं चलने लग जाती है, जिसके कारण भारत में कहीं अधिक वर्षा तथा कहीं सूखा पड़ जाता है। इसे एल निनो प्रभाव कहते हैं। फिर देखो, लाल निनो प्रभाव की बात करें, कौन से लाल निनो, एल निनो प्रभाव के विपरीत होता है। इसमें ठंडी जल धाराएं चलती है। एल निनो जो है, ये एल निनो प्रभाव के विपरीत होता है, इसमें ठंडी जल धाराएं चलती है। एनवायरमेंटल लॉ की अगर बात करें, नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो कब आया था, 1986 में आया था, नेपा। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1986 में आया था। कब आया था इंसेक्टिसाइड एक्ट, 1986 में आया था। वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया, 1974 के अंदर। वाटर पोल्यूशन एक्ट इंसेक्टिसाइड कब आया था, 1986 में। वाटर पोल्यूशन कब आया था, 1974 में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर के लिए कब, 1974 में। और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक्ट जो कब आया था, एयर कब आया था, 1971 में। वाटर कब, 1974 के अंदर। इंसेक्टिसाइड 1986 के अंदर। जो एयर है वो कब आया था, 1987 के अंदर। नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एयर, नेपा। नेक्स्ट इसकी शॉर्ट में क्या लिखेंगे, नेपा, नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। थर्ड पोल्यूशन अगर बात करें, लैंड स्टेबल पोल्यूशन की अगर बात करें, उपजाऊ भूमि को कचरे से भरकर बंजर बनाना। उपजाऊ जो भूमि है उसको हम कचरे से भर दे, उसको क्या कर दे, बंजर बना दे। थर्ड पोल्यूशन लैंड स्केप पोल्यूशन किया जाता है। क्योंकि देखो, इंसिनरेशन की अगर बात करें, इंसिनरेशन की अगर बात करें, ठोस कचरे को ओटी की उपस्थिति में जलाना। ठोस कचरा जो है उसको O2 की वजह से हम जला दें तो उसको क्या कहते हैं, इंसिनेशन कहते हैं। पायरोलाइसिस की अगर बात करें, ठोस कचरे को O2 की अनुपस्थिति में जलाना। ठोस जो कचरा है उसको O2 की एब्सेंस में जलाए तो उसको पायरोलाइसिस कहते हैं। प्रेजेंस में जला दे, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, इंसिनेशन कहते हैं। पायरोलाइसिस एब्सेंस में जलाते हैं। फिर देखो, फ्लू गैस की अगर बात करें, चिमनी से रोग निकलने वाली गैस होती है। फ्लू गैस जो है वो कहाँ से निकलती है, चिमनी से निकलने वाली गैस होती है। फ्लूम जो होती है, चिमनी से निकलने वाला धुआं। फ्लू जो है, चिमनी से अगर गैस निकले तो उसको हम क्या करेंगे, है गैस कहेंगे। चिमनी से निकलने वाली गैस होती है फ्लू जो है। फ्लूम जो है, चिमनी से निकलने वाला धुआं है। हाइड्रोथर्म वेंट्स की अगर बात करें, हाइड्रोथर्मल वेंट्स की अगर बात करें, गहरे समुद्र के अंदर गर्म पानी के झरने जिनमें एस्टोस की सांद्रता अधिक होती है। क्या है, गहरे समुद्र के अंदर गर्म पानी के झरने जिनमें एस्टोस की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। तो देखो, फाइटोट्रॉन्स की अगर बात करें, किसके फाइटोट्रॉन्स की बात करें, ऐसे ऐसे घर जहाँ प्लांट्स को कंट्रोल कंडीशन में उगाया जाता है। ऐसे घर जहाँ पे प्लांट को क्या रखा जाता है, कंट्रोल कंडीशन में उगाया जाता है। गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान जो 1985 कानपुर कलकत्ता में लाया गया था। गंगा नदी के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए
कि देखो ऐसे गंगा प्लांट को कंट्रोल कंडीशन में उगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोन्स कहते हैं। गंगा नदी में जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान जो 1985 कानपुर कलकत्ता में लाया गया था। कंट्रोल डस्ट की अगर बात करें, कपड़े की धूल आ जाती है, कंट्रोल डस्ट जो है कपड़े की धूल, अहमदाबाद। कंट्रोल डस्ट, सॉरी कॉटन डस्ट किसको कहते हैं, जो कपड़े की जो धूल होती है, अहमदाबाद। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन जो चाइना में होता है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कहाँ पे, चाइना के अंदर।